खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालराव। निवेश ज्ञान संगम म्यूचुअल फंड का महाकुंभ, और ये महाकुंभ ऐसे दिन में ऐसे माहौल में लगने जा रहा है जब बाजार में कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, कॉन्फिडेंस डिगा हुआ है, पैनिक का कह सकते कि थोड़ा सा माहौल है। निफ्टी 19,000 के स्तर को भी ब्रेक करके अब नीचे कारोबार कर रहा है। ऐसे में ही जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो आपके काम आते हैं, जो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। कई बार बाजार ना खतरे की जगह होती है, लेकिन इन खतरों को भांपते हैं जो देश दुनिया के जो दिग्गज जो फंड मैनेजर हैं, उनको पूरा का पूरा अंदाजा होता है। और तमाम निवेशक जिनको कि बाजार के बारे में एक्सपर्टीज नहीं होती है, अगर वह सुरक्षित रास्ता चाहते हैं, अगर सेफ्टी के साथ साथ अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए जगह होता है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड का महाकुंभ लगने जा रहा है कल ET9 स्वदेश पर। सुबह से लगातार कल दिन भर जितने भी नाम आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, जो भी दिग्गज नाम हैं, वो सभी के सभी आपके साथ होंगे, आपके लिए होंगे, आपके लिए तमाम रास्ते सुझाएंगे निवेश से जुड़े हुए। तो म्यूचुअल फंड महाकुंभ कल लगने जा रहा है ET9 स्वदेश पर दिन भर। और ये अपने आप में आप म्यूचुअल के जानते हैं ना, म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब जिसमें सब लोग हों, सबका साथ सबका विकास, ये कुछ वैसा ही है। इसमें आप भी बेनिफिशियरी हैं, हम भी बेनिफिशियरी हैं। जो एक और चीज़, मेरा अपना कई सालों का निजी एक्सपीरियंस है मार्केट्स को देखने और समझने का। कई बार हम बाज़ार की आपाधापी के अंदर ये भूल जाते हैं कि अगर हम कछुए की चाल चलें तो बहुत बड़ी जीत भी हासिल कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, खरगोश की चाल चलते हैं, उसको देखते हैं। तो बाज़ार के अंदर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इनसे अगर आप थोड़ा मुक्ति चाहते हैं लेकिन फिर भी बाज़ार का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो होता है म्यूचुअल फंड्स। और इसी म्यूचुअल फंड्स का महाकुंभ लगने जा रहा है। ये महाकुंभ वैसे तो हर 12 साल बाद लगता है अलग अलग जगहों पर, आप देखते होंगे कुंभ के, लेकिन ये महाकुंभ फाइनेंशियल कुंभ है। ये फाइनेंशियल कुंभ के अंदर 15 से ज़्यादा फंड मैनेजर एक छत के नीचे होंगे और सारे अपनी बात रखेंगे, और वो वैसी बात रखेंगे जो आपके और मेरे काम की बहुत चीज़ है। फंड मैनेजर्स अपने तरीके से जो काम करते हैं उसके कुछ राज आपके सामने वो रखने वाले हैं। तो इसलिए इस महाकुंभ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैं बोलूँगा ये भारत का नहीं, बल्कि मैंने अपनी 15-16 साल की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई महाकुंभ, कम से कम म्यूचुअल फंड्स का महाकुंभ इस तरह से तो नहीं ही देखा है। तो आप कल अपना बुक कर लीजिए अपना कैलेंडर। अगर कोई काम है तो उसको डिले कर दीजिए। कहीं आना जाना है, किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना है, कहीं पे खाना पीना है, तो उनसे बोलिए कल तो महाकुंभ है, आप भी आ जाओ हमारे साथ। एक साथ ही बैठ के खाना खाएंगे और एक साथ ही महाकुंभ को एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा डिम्पी ने। और देखिए, महाकुंभ के लिए कल जो दिन है ना, बड़ा खास है, क्योंकि कह सकते हैं कि बाजार पर एक तरह से मंदड़ियों की शनि दृष्टि पड़ गई है। तो शनिवार ही हमने दिन चुना है जिसका निवारण भी हम कर देंगे। तो महाकुंभ कल आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। कल दिन भर आपके लिए हर घंटे अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए, अलग अलग थीम के जरिए आपको म्यूचुअल फंड के जितने आयाम, जितने रास्ते, जितने तरीके हो सकते हैं, सारे आपको बताएंगे। और ऐसे ऐसे फंड्स हम चुन के निकालेंगे जिसमें अगर आप निवेश करते हैं थोड़ा सा नजरिया लंबा रख के, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो निश्चित तौर पर आप अमीर बनेंगे। और सिर्फ ये हमारा भरोसा नहीं, कह सकते हैं कि हमारा दावा भी है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसको हम टटोलेंगे, खंगालेंगे और तमाम चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये नाम बड़े रसूखदार हैं। म्यूचुअल फंड में बड़ी इज्जत के साथ ये नाम लिए जाते हैं और सारे आपके साथ होंगे। आपके लिए कल ET9 स्वदेश पर ये मौजूद रहेंगे सुबह से पूरे दिन भर। लेकिन चलिए अभिषेक, एक पॉइंट मैं एक और जानकारी आपके सामने साझा कर देता हूँ। कल शरद पूर्णिमा भी है, तो कल शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप इस महाकुंभ के अंदर खूब डुबकियां लगाइए और अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट कर लीजिए। बिल्कुल। चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ आज की अब शुरुआत जरा करते हैं और देखते हैं कि बाजार के लिए 4 सबसे बड़े संकेत क्या है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ 251 अंक टूटा है। नेस्डेक में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा रही है और लगातार हम वो गिरावट देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बेरिश टेरिटरी में नेस्डेक फिसल रहा है। हालांकि आफ्टर मार्केट में अमेजॉन के अच्छे नतीजे आए थे, लेकिन उसके पहले कहानी ये अलग है। आप देखिए, नेस्डेक 0.2% टूटा है, डाउ 251 अंक। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि अमेरिका में जो Q3 के जो GDP के जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। इकोनॉमी के लिए अनुमान से बेहतर जरूर है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से, आगे की दिशा के लिहाज से थोड़े से नेगेटिव जरूर हैं, क्योंकि GDP का बढ़ना यानी कि महंगाई का जो ट्रिगर है उसका फिर से दबना
और इस पर लगाम लगाने के लिए फेड के पास रास्ते होते हैं, पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाने की, उस पर नजर रहेगी 1 नवंबर को। एफआईआईज लगातार चिंता वहां से हम देख रहे हैं। कल फिर से 7,700 करोड़ की भारी भरकम हमने सेल ऑफ देखी है और लगातार ये तीसरा महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब हम 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर के फिगर्स देख रहे हैं एफआईआईज की कैश में जो पोजीशन है उसमें बिकवाली के आंकड़े। आज नतीजों से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि दिशा और पुख्ता हो जाएगी कि बाजार को यहां से चलना है या और गिरना है। हालांकि उम्मीद अच्छी है, रिलायंस का नतीजा आ जाएंगे बाजार बंद होने के बाद और आय 10% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसका असर देखिएगा अब सोमवार को, आज नहीं। आज वैसे बहुत सारे नतीजे, सिप्ला के नतीजे आएंगे, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आज हम आते हुए देखेंगे, तो बहुत सारे नतीजे आज हैं। मारुति, सिप्ला, एसबीआई कार्ड, इनके भी नतीजे आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करें तो मिक्स हम कहेंगे। अमेरिकी बाजारों से संकेत थोड़े से कमजोर रहे, लेकिन अगर हम कल के सत्र की अगर बात करें तो डाउ फ्यूचर्स में हमने थोड़ी सी बढ़त देखी है। 90-100 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर दिखेगा। नेस्डेक फ्यूचर को अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको बेहतरी के ही संकेत दिखेंगे, ये एक अच्छी चीज है। एशियन मार्केट्स में आपको थोड़ी सी और बेहतर स्थिति दिखेगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ 18,990 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और बाकी दुनिया भर के जो बाजार हैं वहां पर भी आपको आज थोड़ी सी अच्छे संकेत दिखेंगे। क्रूड जो कि एक कंसर्न है, थोड़ी सॉफ्टनेस वहां पर आई है और क्रूड में नहीं ये चाल दिखती रहेगी आपको, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन राहत तब तक है जब तक 90-95 के दायरे में रहता है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो डिस्काउंटेड है। ऐसा हम लगातार आपको ईटी 910 पर बता भी रहे हैं। लेकिन अब पूरा मूड माहौल थोड़ा फटाफट इसको रैप करेंगे और सीधे बाजार पर चलेंगे और डिम्पी से जानेंगे। डिम्पी, कल उम्मीद से ज्यादा हम कहेंगे, अनुमान से ज्यादा सेल ऑफ, थोड़ा सा मंदी का शिकंजा लगातार हमने कसते हुए देखा, एक्सपायरी कमजोर हुई है। ये बताइए कि रोलओवर्स के आंकड़े किस तरह से निकल के आए हैं और नवंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो राह कैसी दिख रही है? बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो एफआईस के बार बार थोड़ा कोस भी रहे थे कि एफआईस ने बिकवाली की है, ये बात सच है। एफआईस ने, मैंने तो कई दिन आपको पहले नोटिस करवाया था कि ग्लोबल और एफआईस ही कल्प्रिट है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ट्रैक करो। अब आपने कल की बात पूछ ली तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। कल मार्केट के वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपायरीज में से एक थी ये, अगर पूरे साल के हिसाब से देखें 2023 के अंदर। अब आपने अप्रैल के बाद से कोई ऐसी एक्सपायरी नहीं देखी जहाँ पे 4% से ज़्यादा की गिरावट हो, लेकिन कल हुई। इस बीच हुआ क्या, एफआईआईस ने क्या किया, एक बार मैं पहले वही पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं दूसरे पॉइंट्स पे और छेड़ूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं नोटिस करवा रहा हूँ। सबसे पहले एफआईआईस ने कल करीब 11% की लॉन्ग होल्डिंग का नंबर दिखाया। आपको मालूम है कि हमारी लो क्या लगा हुआ है, वो है 9% का, और हम 11% पे आ गए। मैं आपको इस डाटा के बेसिस पर एक खुले मंच पे बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ, एफआईआईस अब धीरे धीरे अपना माल बेचना बंद कर देंगे या तो बेच ही नहीं सकेंगे किसी भी देश के अंदर, और जीरो होल्डिंग नहीं कर सकते अपनी लॉन्ग की। वो ज़्यादा से ज़्यादा 9%, 10%, ये बेस बनाने का पहला ट्रिगर होता है। अगर किसी को चेक करना है तो जाके जरा अप्रैल का महीना या फिर मार्च का महीना चेक कर ले, तो एफआईआईस के यही नंबर थे और उसके बाद बाजार एक तरफा चला है और नॉन स्टॉप चला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार बहुत तेज़ी से चलेगा, बाजार पुल बैक के लिए आएगा, ये पुल बैक आपको ज़रूर आएगा, वो आज भी आएगा, कल भी आएगा। तो इसलिए इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखिएगा, एफआईआईस का नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, मैं रिटेल को कोई बात नहीं कर रहा, मैं रिटेल के ऊपर कोई कोस नहीं रहा, कोई ताना नहीं, कुछ नहीं, बट सारा माल जो है ना एफआईआईस और डीआईएस का रिटेल पे कॉर्नर्ड है। 66% के लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं और अमूमन 85% की मैक्सिमम जाती है जो रिटेल्स के हाथ में चली जाती है। तो ये भी ऑलमोस्ट हाई पे है। ये बेस बनने के पहले सिग्नल या फिर सिम्टम्स होते हैं जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे को एफआईआईस की जो सेलिंग हुई है, ये बात सच है कि उन्हीं से ही बाजार टूटा है, लेकिन ये बात भी सच है उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर अपनी ये सेलिंग को रोकेंगे, क्योंकि इस तरह सेल नहीं किया जा सकता मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर आप भारत को ही आपको रेटिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर एक दो पॉइंट मैं और नोटिस करा देता हूँ। फार्मास्यूटिकल, ऑटोज़ पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इनमें रोल ओवर काफ़ी अच्छे गए हैं। आईटी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, बैंकिंग को भी थोड़ा रुक रुक के ट्रेड कीजिएगा। अमेरिका से और या पूरे विश्व से कुछ और अच्छी खबरें चाहिए, इससे अच्छी खबरों के बिना आप ग्लोबल मार्केट्स को ठीक नहीं करेंगे और बिना ग्लोबल्स के आप चल नहीं पाएंगे। आप पूरी तरह से कपल हैं उसके अंदर, कम से कम ओपनिंग और क्लोजिंग आपका मूड और लेवल्स बनाने का काम करता है। एक और पॉइंट है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति जैसे दो बड़े नंबर हैं आज, तो ये बाजार को ना कुशन का काम करेंगे। लीडरशिप की जो एब्सेंस है ना, रिलायंस और मारुति के पास वो दम है, वेटेज के हिसाब से भी, नंबर्स के हिसाब से भी, कि दोनों ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सृष्टि बता रही थी कि नंबर्स ठीक आएंगे मारुति के, और सौमित बता रहे थे कि रिलायंस के नंबर ठीक आएंगे। तो दोनों की मैं उम्मीद करता हूँ उनका पोल बिल्कुल ठीक रहेगा और ये बात जस्टिफाई हो जाएगी। एक और पॉइंट, निफ्टी में क्या कूद कूद के आ जाना चाहिए एकदम से? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या निफ्टी के अंदर ऑप्शंस भर भर के लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। वो इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत तबीयत खराब है बाजार की, अभी तो उसको ठीक होना होगा। आप आइएगा बाद में, अभी ये जो पुल बैक आएगा सिर्फ एग्जिट रूट के लिए आएगा। जो लोग फंस गए हैं, जिनको बाहर निकलना, सिर्फ वो लोग बाहर निकलें। तेजी वालों को एकदम से अभी अंदर आना नहीं है, ना ही ऑप्शंस के जरिए, ना ही फ्यूचर्स के जरिए, ना ही एवरेज के जरिए। एवरेज भी मत करना, कृपा करके थोड़ा भी रुक जाना आप। एक और पॉइंट, जिनको स्विंग का मजा लेना है पुल बैक के, छोटे पुल बैक का, तो अभी मार्केट के अंदर एंटर कर जाए। रिस्क रिवॉर्ड उसका बहुत अच्छा है। वित्तीय सलाहकारों से लेवल्स वगैरह पूछ ले, हम आपको लेवल बता देते हैं। वो 18,500 है। ये 200 दिनों के एवरेज हालांकि 600 है, लेकिन 100 पॉइंट का मैंने राइडर दे रखा, छूट दे रखी है। तो 18,500 ब्रेक होने पर आपकी दिक्कतें फिर और बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। क्रूड मेरे लिए चिंता की बात नहीं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। क्रूड जब तक $95-98 नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी मेरे को अब डर कम लगा है, क्योंकि वो बढ़ती भी नहीं, अब घटती भी नहीं है, वहीं की वहीं स्थिर है। तो इसलिए मेरे लिए ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखती। बस एक ही पॉइंट मैं आपके सामने बोलूँगा, जो करना है हल्के हाथ से कीजिएगा, कम वॉल्यूम के साथ कीजिएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पुल बैक आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट रूट के लिए आएगा, ये पैसा बनाने के लिए नहीं आएगा। तो जो फंसे हुए हैं, जिनके पास पोजीशनिंग को दिक्कत है, वो सिर्फ यहाँ पे इसका फ़ायदा ले। और पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है रिलायंस, मारुति के नंबर्स के साथ और एफआईज की होल्डिंग के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मारुति और रिलायंस वेटेज के लिहाज से भी और पोटेंशियल के लिहाज से भी ये दो बड़े नतीजे बाजार को कहीं ना कहीं एक दिशा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिम्पी, वायदा बाजार के बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं, और क्या आज आपने स्टॉक्स दो निकाले हैं या फिर आज भी छोड़ दें तो ही बेहतर है? नहीं, आज भी छोड़, एक बार मार्केट को थोड़ा और सेटल हो जाने देना चाहिए, उसके बाद ही फिर इसके अंदर काम करना चाहिए। मैं आपने रोल ओवर के नंबर पूछे और सारी चीज़ें पूछी है, जरा मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। पहला पॉइंट है निफ्टी का। निफ्टी के अंदर 83% का रोल ओवर आया है, ये एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, ये एवरेज है 79% की, उससे थोड़ा ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के अंदर 79% का रोल ओवर है, ये एवरेज से हल्का कम है। तो इसका मतलब है कि रोल ओवर जो हम कह रहे थे ना, थोड़ा कम है कम है कम है, उसने जो अपना असर दिखाना था वो दिखा दिया। अब स्पीड से रोल ओवर आगे चला गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली सीरीज थोड़ी ठीक होगी। दूसरा पॉइंट है रोल ओवर कॉस्ट। आपने 350 रुपये महंगे भरे हैं बैंक निफ्टी को अक्टूबर से नवंबर लेके आने में। उसकी आपको कोई बात नहीं, अजाएगी हो जाएगी, दे देगा आपको बाजार पैसे, लेकिन थोड़ा भी रुक जाइएगा। ये जो 350 रुपये आपने भरे हैं और निफ्टी के अंदर करीब 100 रुपये महंगा पड़ा है। ओपन इंटरेस्ट से चेक किया जाता है कि सीरीज कितनी लाइट है, कितनी हैवी है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो एवरेज के बराबर ही है। 2-2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आए हैं ओपन करके और नवंबर के अंदर। ये अपना काम करेंगे, ये कम नहीं है, ये बहुत होती है। इसमें अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तो बहुत अच्छी आएगी, और 1,50,000 तक शॉर्ट्स कवर करते करते ये आपको बाजार को कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी को करने की कैपेसिटी रखती है, निफ्टी को माफ कीजिए। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट वगैरह ठीक है, कोई लाइट नहीं है सीरीज। बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट उल्टा एवरेज से ज़्यादा है। 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आए हैं, जबकि एवरेज हम 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके आते थे जब नई सीरीज में आते थे। तो ये बारूद काफ़ी आपको स्विंग करवाने के लिए, इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग के ऊपर उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रीमियम्स हैं, इस बार अच्छे प्रीमियम्स ट्रांसफर हुए हैं। 300 प्लस का प्रीमियम बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पे 100 पॉइंट का प्रीमियम। रिटेल की और एफआईज की होल्डिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं। नवंबर के डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हर बार नवंबर वॉलेटाइल रहता है, इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं वॉलेटाइल होगा, और अब पॉजिटिव वॉलेटाइल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 2% का स्विंग या 2.5% का स्विंग मोटा मोटी आएगा। पुट कॉल रेशियो से मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है, इसलिए भी मेरा एक कन्विक्शन है कि यहाँ पे एक छोटा पुल बैक जरूर मार्केट के अंदर आएगा। रही बात कैश की और एफआईज के कामकाज की, तो देखिए 41,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने कल ऑप्शंस में फिर से बेचा है। मेरे को थोड़ा रुकना होगा, मैं इस नंबर के साथ सीधा सौदे प्लस नहीं करूंगा। मैं आज का दिन पूरा क्लियरली क्रिटिकली वेट एंड वॉच करूंगा। मैं जो करूंगा सोमवार को करूंगा, मैं आज कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है और 2 दिन ना मतलब क्रिटिकल होते हैं। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक वो चीज़ भी है, और नतीजे भी साफ हो जाएंगे। रिलायंस के नतीजे ना आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो सोमवार बड़ा आपके लिए एक सही दिन होगा कि आप ना फ्रेश अपने आप को री एनर्जाइज करके अपनी पोजीशन को फिर से बाजार में बनाएं। अब जरा एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए ट्रेड वाले शेयर भी जानेंगे और इंडेक्स पर रणनीति भी जानेंगे। संतोष मीणा, जय पटेल,
अक्षय भागवत, ये तीन हमारे धुरंधर दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल अनुमान से ज़्यादा सेल ऑफ, थोड़ा सा एफआईज का भी हम देख रहे हैं कि एक टेंशन लगातार बाजार में बनी हुई है। आज थोड़े से सेटल्ड ज़रूर हैं कल के मुकाबले, और हालांकि एक टेंशन ये है कि एक हम डेटा निकाल रहे थे कि एनएससी 200 के करीब 30% शेयर आ गए हैं 200 ईएमए के नीचे। वो थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है, लेकिन ये भी है कि अगर हम मान के चले कि अगर ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट करेक्शन है, तो शायद वो ओवरसोल्ड है फिर वो। लेकिन जरा आप ये बताइए कि आज के लिए आपकी रीडिंग क्या कहती है, निफ्टी में आज क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग और दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी में अगर बात करूं तो बहुत ही खराब एक्सपायरी रहा है, बहुत ही खराब चला गए 4 दिन, बहुत ही सेलिंग की काफी दबाव देखने को मिली। पर अभी जिस स्तर पे आके कल निफ्टी क्लोज हुआ है वो बहुत ही एक अहम स्तर है टेक्निकल लेवल्स पे, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 महीने पहले 18,000 से 18,800 से 18,850 यही लेवल पे ब्रेकआउट करा था निफ्टी और 20,000 तक चला था। तो ये ब्रेकआउट एरिया रिटेस्ट करा है तो टेक्निकल सपोर्ट पे है। आपका जो आरएसआई है डेली पे वो काफी ओवरसोल्ड है। तीसरा, आपका एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो एक बहुत ही लोएस्ट स्तर पे आ चुका है, 11 शॉर्ट्स टू 11 लॉन्ग टू 79 शॉर्ट्स। तो ये ऑलमोस्ट एक बॉटम लेवल पे है। और जो हम डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट पीसीआर रेशियो देखते हैं वो भी काफी 0.75 से 0.8 के स्तर पे है, जिसका मतलब है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन काफी एग्रेसिव है। तो पूरे जो कंडीशंस यहाँ पे जो सेट हो रहे हैं वो एक ट्रेडिंग के लिए पुल बैक के हिंट दे रहे हैं। तो बस हमको थोड़े से स्ट्रेंथ पे एक शायद हल्का सा पुल बैक देखने को मिले। हालांकि अगर 2 नवंबर की आप एक्सपायरी देखें तो 19,000 के कॉल पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। तो जो अगर पुल बैक भी आए तो 19,050 से 19,100 तक शॉर्ट टर्म में पुल बैक देखने को मिले। तो एक हल्की सी पुल बैक, जैसे डिम्पी जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैं भी वही एक्सपेक्टेशन से चल रहा हूं कि मार्केट अभी एक शॉर्ट टर्म बेस बनाने की कोशिश करेगा अगले आज या शायद मंडे में, और एक पुल बैक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो हमें 19,050 या 19,100 तक मिले। तो निफ्टी में पुल बैक का व्यू है, पर ये कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। इसे पुल बैक के बाद रिविजिट करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें कितना दम है आगे चलने के लिए नवंबर सीरीज में। ओके, ठीक है। कुल मिला के अक्षय भी हमको यही बात बता रहे हैं कि एक पुल बैक आ सकता है। सारे इंडिकेटर, सारे डाटा ये बता रहे हैं कि एक पुल बैक ड्यू है। आज ग्लोबल मार्केट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा साथ देगा और थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाएगा। फिर रिलायंस और मारुति के हाथ में पतवार होगी, आगे वो कैसे चलाते हैं। कुल मिला के रफ बात यही निकल के आ रही है, शॉर्ट करने को अवॉइड करना चाहिए। आज शुक्रवार है, सीरीज़ का पहला दिन है, इसलिए शुभ मुहूर्त के साथ आज काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ और हैं, संतोष मीना हैं, साथ ही जय पटेल भी हैं। उनसे जरा एक बार समझ लेते हैं कि उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। जय, आपसे शुरू करें। गुड मॉर्निंग। आपने ऑलरेडी रिलायंस के बारे में हमको हिंट किया था कल, 2240 की अपने कॉल भी दिलवाई हुई है, वो सर हमने प्लस कर रखी है। अब आप मेरे को बताइए इसके अलावा शेयर कौन से हैं। तो गुड मॉर्निंग डीपी जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सो पहला आज का बाय कॉल होगा राजेश एक्सपोर्ट पर। हमने देखा था राजेश एक्सपोर्ट ने अच्छा खासा बेस बना लिया है डेली चार्ट पर बात करें तो, और कल के दिन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मोर देन 6% अपसाइड दिया था, और आरएसए के तौर पर काफी ओवरसोल्ड जोन की तरफ दिख रहा था, अराउंड 12 पॉइंट्स की तरफ आरएसए है, तो काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लग रहा है पुल बैक यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा राजेश एक्सपोर्ट पर। सो यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। 462 का हम टारगेट रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं, और 430 का स्टॉप लॉस राजेश एक्सपोर्ट पर रखना होगा। वहां पर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस के वहां काफी सब मूविंग एवरेजेस के नीचे एक्चुअली चल रहा है। 21 डे 50 डे के वहां पर एक पुल बैक का ट्राई करेगा तो डेफिनेटली ये अच्छा पिक हो सकता है। और ऐसे बाजार में ऑलरेडी गिरा हुआ था पहले से, और ये बाजार में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ये स्टॉक ने। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो सेलकॉल होगा कोलपाल पर। जस्ट अ सेकंड। सो कोलगेट पामोलिव की बात करें तो डेली चार्ट पर और इवन अवर्ली चार्ट पर कल काफी फॉल दिखा हमें। 200 डे मूविंग एवरेज अवर्ली चार्ट पर से वहां पर नीचे गिरा, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोलपाल पर। टारगेट यहाँ से हम 1972 का रख के चल सकते हैं, जो अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस्ड है। सो 1972 वुड बी अ टारगेट पॉइंट। एंड
स्टॉप लॉस के तौर पर हम देखें तो 2090 के वहां पर हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। कोलगेट पामोलिव पर अभी ज्यादा कुछ फॉल नहीं दिखा था, बट अभी लार्ज कैप के और से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फॉल आता हुआ दिख सकता है। आरएसए भी फॉलिंग है, नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाया है, तो कोलपार वुड बी ए सेल कॉल एंड राजेश एक्सपो वुड बी ए बाय कॉल। की तरफ से एक बाय एक सेल। संतोष जी, अब आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? क्या अभी इसी स्टडी के साथ जाएंगे या फिर आज दोनों बाय कॉल्स होंगे? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मार्केट में डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा काफ़ी ओवरसोल्ड है। हम एफआईएस का डेटा देखें तो 11% लॉन्ग पोजीशन ही है, 89% शॉर्ट पोजीशन से। पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड है और कल का लो एग्जैक्ट 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो लगाया और जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो करीबन 18,600 के आसपास है, लेकिन जो कल का लो है वो निफ्टी ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 200 दिन के मूविंग एवरेज पे लगाया, तो एटलीस्ट एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। और एनेक्डोटली किसी भी सीरीज का पहला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और नॉर्मली ट्रेंडिंग डे होता है, तो आज जो लो या हाई लगता है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और कल जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी आई थी, तो मैं आज थोड़ा सा पुल बैक के लिए प्ले करना चाहूंगा। मेरे दोनों ही स्टॉक तेजी के स्टॉक है। मैंने ऐसे दो स्टॉक्स को चुनाव किया जो इस मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इंस्टेड ऑफ दैट कंसोलिडेट कर रहे थे या स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। तो पहला स्टॉक मेरा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। जहां मार्केट कमजोर है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 1625 का टारगेट रहेगा एंड 1500 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक रामको सीमेंट है। कल सीमेंट स्टॉक्स में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। वहीं रामको सीमेंट के चार्ट की बात करें तो ये पूरे सीमेंट पैक को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसने एक करेक्शन के दौरान अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया और लग रहा है कि शायद ये अपनी तेजी के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर 1010 का टारगेट रहेगा और 960 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सर 200 दिनों की एवरेज पे सपोर्ट है। कल मैं अभिषेक को वही लाइन आपको ड्रॉ भी करके दिखा रहा था चार्ट पे कि देखिए यहीं से एक पुल बैक की वापस से चांसेस बन रहे हैं। अगर ये रुक गया तो फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। आपने वही चीज़ अभी नोटिस करवाई है। और दूसरा, सभी एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ नोटिस किया कि 11% के आसपास के एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस आ गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल होता है ये, अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात है, क्रेडिट एक्सेस दिया है संतोष जी ने, 2-3 दिन से चला हुआ शेयर है। हमारी तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन सर का अपना एक्सपीरियंस है तो इसलिए और चल सकता है। 1625 का टारगेट है, इस पर ध्यान रखिए और 1500 का एक स्टॉप लॉस भी फॉलो करना होगा। रैमको सीमेंट है, सीमेंट के अंदर रोल ओवर उतना ख़राब नहीं गया, सिलेक्टिव हुआ है बट उतना ख़राब नहीं है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि सीमेंट भी सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। सिलेक्शन करना होगा, रैमको सीमेंट उसमें से एक है, ठीक लग रहा है। अक्षय जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? मेरे दो जो ट्रेडिंग कॉल्स है, मैंने एक बैलेंस रखा है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, क्योंकि यहाँ बाजार का रुख अभी तक चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव ही है, पर एक हल्के पुलबैक की भी हम बात कर रहे हैं। तो मेरा जो बाय कैंडिडेट रहेगा पहले वो है विप्रो, जो आईटी क्षेत्र से है। पर यहाँ पे मैं कंडीशनल बाय रख रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेंथ पे बाय करना चाहता हूँ। विप्रो का टेक्निकल सेटअप एक इंडिसीजन कैंडल रहा, जो जहां हाई क्रॉस करने पे हम बाय की रिकमेंडेशन रख रहे हैं। ओवरसोल्ड पैरामीटर्स है, सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, ऑप्शंस का भी सपोर्ट है 380 पे, तो सब कंडीशंस मैच हो रहे, पर थोड़ा स्ट्रेंथ आने दीजिए इसमें। तो बाय कंडीशन है कि विप्रो को 381 को क्रॉस करने दीजिए, जो कल का हाई पॉइंट था। टारगेट बनाइए आप 397, सेकंड टारगेट 405, स्टॉप लॉस बनाइए 373 का। तो ये मेरा पहला बाय ट्रेड है। और जो दूसरा सेल रिकमेंडेशन है वो है यूपीएल में। तो यूपीएल में अगर आप देखें तो कल एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ 580 के नीचे। तो 580 जो था वो अगस्त 2023 का लो था। ये ब्रेकडाउन होते ही काफी एग्रेसिव वॉल्यूम्स से शॉर्टिंग की पोजीशंस दिखे डेरिवेटिव्स में। तो मेरी यूपीएल की शॉर्ट करने की राय रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 551 टू 545 सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस बनाइए आप ये ट्रेड में 576 का। ठीक है, यूपीएल सेल और विप्रो बाय, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है उसमें। 381 रुपए के ऊपर जाए तो ही आपको विप्रो खरीदना है। थोड़ा सा वहां पर हमने देखा है कि 400 रुपए से के लेवल से फ्लर्ट करता रहा है, अब थोड़ा नीचे आकर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा मौके उसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 381 रुपए के ऊपर निकले तो ये सारी की सारी कॉल्स होगी। 6 में से 2 सेल कॉल और 4 बाय कॉल। थोड़ा सा आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि आज बाजार का दिशा, बाजार का मूड क्या रहने वाला है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन होगा, नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए अब वो कैसे आए हैं, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स किस तरह से निकल के आ रही हैं। तो हमारी दो सहयोगी अशेषा और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आशीषा, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए किस तरह के नंबर्स आए हैं और अब बाकी खबरों को लेकर क्या एक्शन है? जी हाँ, सबसे पहले कोलगेट से स्टार्ट करते हैं। नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आए थे कल। अनुमान के मुताबिक नतीजे देखने को मिले। रेवेन्यूज़ 1400 करोड़ के आसपास आए हैं, जो 6% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स भी अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर में। 32.8% पे मार्जिन्स आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला। ऑल इन ऑल नतीजे अनुमान के मुताबिक देखने को मिले कोलगेट के। इसके अलावा कई सारे अच्छे नतीजे थे। सबसे पहले डिक्सन टेक की बात करते हैं। रेवेन्यूज में 28% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 47% का उछाल। काफ़ी अच्छे नतीजे थे। डिक्सन टेक में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीनस पाइप्स, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो डबल होता हुआ नजर आया। कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया सेकेंड क्वार्टर में वर्सेस 10 करोड़ जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। वीनस पाइप्स पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा यूग्रो कैपिटल काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। टोटल इनकम में 63% का ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर 5.5 करोड़ का रिपोर्ट किया था पैट, और इस समय वो बढ़कर 29 करोड़ हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.5 टाइम्स बढ़ा है प्रॉफिट। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं यूग्रो कैपिटल के भी। इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसके नतीजे कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर कमज़ोरी देखने को मिली और ऑल इन ऑल एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रल, कुछ न्यूज़ आई है जहाँ कंपनी ने बताया कि दहेज प्लांट में एडहेसिव्स डिवीज़न है, वहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके चलते एस्ट्रल में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लूजेट हेल्थ केयर का IPO 2 दिन पहले खुला था। आज लास्ट डे रहेगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो इस पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज नतीजे ज़्यादा हैं, खबरें थोड़ी सी कम हैं। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे अपडेट्स देने के लिए। वामाक्षी के पास चलेंगे फटाफट। वामाक्षी, बताइए रिपोर्ट्स कहाँ पर आज आप मेंशन करेंगी, कहाँ पर ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स आए हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ACC के साथ। हम देख रहे हैं कि UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि आय अनुमान के मुताबिक आई है, मगर मार्जिन थोड़े से लोअर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी मजबूत हो सकती है और फ्री कैश फ्लो जनरेशन के चलते इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो पीयर्स के मुकाबले ACC एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि UBS ने ACC पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2450 रुपये कर दिया है। इसके अलावा एशियन पेंट्स पर भी फोकस करेंगे। HSBC का कहना है कि क्वार्टर 2 में कंपनी के नतीजे अनुमान से थोड़े से कमज़ोर ज़रूर आए हैं, मगर रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरे हैं और इसका फ़ायदा हुआ है कंपनी को, जिसके चलते उनकी जो मार्जिन है वो मल्टी ईयर हाई पर है। वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 3 में रीबाउंड होने की, और इसी के चलते HSBC ने एशियन पेंट्स पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। मगर उसी बीच अगर हम देखें तो जेफरीज ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और उनका कहना है कि क्रूड प्राइसेस के बढ़ने से कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस पर उनके जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और ओवरऑल ग्रासिम की जो नई कैपेसिटी भी है वो करीब 6 महीना दूर है ओवरऑल कमर्शलाइजेशन से, जिसके चलते अनसर्टेनिटी भी काफ़ी हाइटेंड है। तो इसी के चलते जेफरीज ने एशियन पेंट्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोलगेट पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि वॉल्यूम ज़रूर फ्लैट रहे हैं, मगर प्राइसिंग पावर के चलते कंपनी ने अर्निंग्स ग्रोथ पोस्ट की है। वॉल्यूम ट्रेंड सबड्यूड रहा है और आगे भी सबड्यूड रहने की उम्मीद की जा रही है, मगर इसके बावजूद जेफरीज ने कोलगेट पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाया है। आखिर में फोकस करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ पर। जेफरीज का कहना है कि मोबाइल रेवेन्यू के चलते अच्छी ग्रोथ देखने मिली है कंपनी में। डिमांड सॉफ्टनेस जो करंटली नज़र आ रही है इसके चलते थोड़ा सा कॉशियस है, क्योंकि ओवरऑल जो डिक्सन टेक्स के प्रोडक्ट्स है वो थोड़े डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। ओवरऑल वैल्यूएशंस भी ये सारे पॉजिटिव्स को एक्चुअली फैक्टर इन कर रहे हैं, जिसके चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को ज़रूर बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5330 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है वामाक्षी, बहुत शुक्रिया। ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और ख़ास तौर से उनकी नज़र में होंगी जहां पर नतीजे आए हैं, डिक्सन टेक या फिर कोलगेट। चर्चा की शुरुआत कोलगेट से कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई, उनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़े से प्रेशर में है,
बावजूद इसके अगर आप नतीजे देखेंगे ना, तो एक कंसर्न था जो एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वो था मार्जिन का कंप्रेशन। उसके फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 29.4 से बढ़कर 32.8 का मार्जिन पोस्ट किया है सालाना आधार पर। मुनाफा भी हम देख रहे हैं कि बढ़ा है। आय में 6% के आसपास की ग्रोथ है। कोलगेट हालांकि महीने भर से अगर देखें तो एक दायरे में रहा अक्षय, लेकिन यहां से आज आप किस तरह की चाल की उम्मीद कर रहे हैं और क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, कोलगेट एक दायरे में रहा है, पर आज शायद थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिले, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि जो इसका जो टेक्निकल सेटअप है, जहां पे आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है थोड़े मीडियम टर्म चार्ट्स पे, तो मेरा मानना है कि शायद आपको 1960 तक नीचे में कोलगेट मिल सकता है। तो अगर आप बाय करना चाहे तो थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। 1950 1960 जब भी ये डिप मिले तभी मेरी बाय करने की इसमें राय रहेगी। अभी फिलहाल अगर कोई होल्ड कर रहा है तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। ये ट्रेडिंग वाली डिप है, तो इन्वेस्टरों को कुछ डरने वाली बात नहीं है। ब्रॉडर या लॉन्ग टर्म टेक्निकल सेटअप स्ट्रांग है, बस नए जो एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए वो डिप मिलेगा। पर मेरा अनुमान है कि आज रिजल्ट के बाद जो इमीडिएट एक्शन रहेगा शायद थोड़ा नेगेटिव हो। 1960 950 तक आपको कोलगेट नीचे में दिख सकता है। ठीक है। मेरे को एक शेयर और पता करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जय, थोड़ी देर में आपसे मैं वापस आके पता करूंगा, लेकिन इस बीच जिसके नंबर आ गए हैं ना, वो है एशियन पेंट्स। उस पर कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है, कई उन्होंने टारगेट को थोड़ा नीचे भी किया है। जैसे अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें 2500 तक का टारगेट कर दिया। तो बार ज़रा दिखा दीजिए। कल की क्लोजिंग भी अच्छी नहीं हुई है। ये फेस्टिवल सीजन के अंदर चलने वाला फैंसी काउंटर है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है जेफरीज की वजह से, बाकायदा आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार ज़रा इसको चेक कीजिए जय पहले आप, फिर मैं रिलायंस पे आऊँगा, क्योंकि मेरे को सौमित से ज़रा नंबर भी समझने हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एशियन पेंट की हम बात करें तो डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी पर जाता हुआ दिख रहा है मुझे। सॉरी, वीकली चार्ट पर हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है कल के दिन में, जो थोड़ी भारी गिरावट भी थी, और आरएसआई एमएससीडी दोनों के फ्रंट पर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड ये स्टॉक पर आते हुए दिख रहा है। क्रूड का कंसर्न भी है, तो मुझे लग रहा है 2800 के वहां पर तो एक डीप आ सकती है ये बाजार में, जो कि दिग्गज कंपनी भी है, इसीलिए थोड़ा प्रेशर निफ्टी का भी रह सकता है ये स्टॉक पर। सो ओवरऑल मुझे अभी बाय करने की कोई सलाह नहीं दूंगा एशियन पेंट पर। थोड़ा डीप आने दीजिए 2800 के अराउंड, वहीं से बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, जो इवन प्रीवियस बेस भी है अराउंड फरवरी 2023 के, वहां पर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था। तो लेट्स सी के 2800 के वहां एक अच्छी डीप आने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। के आसपास आए तो फिर एक बार आप इस पर ध्यान रखिएगा। ये दोनों ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हमने जानबूझ के आपके सामने रखी है। HSBC कह रहा है 4000 जाएगा, वो भी पोस्ट नंबर्स ही है। जेफरीज कह रहा है 2500 जाएगा। तो कई बार रिपोर्ट से भी कन्फ्यूजन हो जाएगी किसकी माने, HSBC की जेफरीज की माने। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक ने अंडर परफॉर्मेंस दिया, एक ने कहा बाय कर लो। तो इसलिए संतोष यहाँ पे हमने जय से पता कर लिया कि किसकी रिपोर्ट पे ज़्यादा दम है। उन्होंने भी बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा ना तो आप जेफरीज की मानो ना HSBC की मानो, फिलहाल वेट कर लो, 2800 आएगा फिर देखेंगे। शेयर को आराम से समझिए, कहीं भागे नहीं जा रहे एशियन पेंट्स, कहीं हम नहीं जा रहे, कहीं मार्केट नहीं जा रहा है। आराम से रखिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जल्दबाजी कई बार नुकसानदेह होती है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, चीज़ों को पकने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर अपने ट्रेड को लीजिए। अभिषेक। ठीक है, एशियन पेंट्स पर ये सलाह है आपके लिए। लेकिन डिक्सन टेक के भी नंबर्स आए हैं, और पिछले अगर अब एक तिमाही की चाल देखेंगे तो आपको 4-4.25 रुपये की रेंज से ये शेयर 1000 रुपये चलता हुआ आपको दिखाई दिया। शाओमी के साथ इन्होंने करार किया। अभी कुछ दिनों पहले हम सूत्रों के हवाले से आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहे थे कि शायद गूगल के पिक्सल फ़ोन बनाने के लिए भी कंपनी करार कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, दमदार कंपनी है, और नतीजे भी इसके अच्छे आए हैं। मुनाफे में 47% की ग्रोथ है। मार्जिन भी हमने देखा कि थोड़ा सा ही सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास गुंजाइश थी नहीं। 4% के आसपास की मार्जिन रिपोर्ट की है, और आय में 28% के आसपास का उछाल है। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं संतोष? डिक्सन टेक, क्या सलाह देंगे आप आज? इस स्टॉक पे मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। फंडामेंटली भी पहले स्टॉक हालांकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है जरूर है, और बट EMS स्पेस में वन ऑफ द टॉप पिक है हमारी, और
टेक्निकली थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है ये 5600 5700 के आसपास। आज मेरी नज़र यही रहेगी कि क्या नतीजों के बाद ये कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि कल का जो लो है इसका एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, 50 to 80 के आसपास। तो अगर ये कल का लो होल्ड करने में कामयाब हो जाता है और अगर ऊपर 5500 के ऊपर टिकता है तो हमको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। फिर आने वाले समय में हमको ये 5800 का रेजिस्टेंस भी क्रॉस होते दिखेगा, और जिस दिन ये 5800 6000 के जोन को निकालेगा फिर एक बड़ी तेजी बनेगी, स्टॉक फिर शायद 7500 8000 तक भी जा सकता है। यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप ट्रेड देख सकते हैं, और मैं बता भी सकता हूँ संतोष की तरफ से है ये ट्रेड। और इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ पे बाकायदा 5330 रुपये का टारगेट होल्ड की रेटिंग के साथ जेफरीज ने भी दिया हुआ है। ये रिपोर्ट्स ना हमने टिपिकली नीचे बैंड में भी डाल रखी हैं, अगर आपसे कहीं भी मिस हो रही है ये हमने बाकायदा ऊपर भी दिखा दिया आपको। तो डिक्सन कह रहा है कि 5330 है, भाव सामने 5330 के आसपास ही है, उन्होंने होल्ड करवाया है। संतोष जी से पता किया, उन्होंने कहा शेयर ठीक है, आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। और हमने एक सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी दी आपको कि ये पिक्सल 8 के साथ करार करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मार्केट के अंदर। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक मेहमान और भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ ज़रा मैं सौमित को भी अपने साथ जोड़ूंगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम आपके सामने यही बात बोल रहे थे कि सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं और निजी नंबर्स हैं, वो बाज़ार की हेल्प नहीं कर रहे थे। ये पहला ऐसा नंबर होगा जो बाज़ार की हेल्प करेगा अगर नंबर ठीक आते हैं तो। पहले ज़रा सौमित से एक बार हम नंबर्स के बारे में आइडिया लेते हैं, फिर जय और मिस्टर जैन दोनों हमारी हेल्प करेंगे। जय और जैन का आपको एक कॉम्बिनेशन दिखेगा रिलायंस के। पहले नंबर्स एक बार सौमित से समझ लेते हैं। सौमित बताएं आप। स्ट्रीट एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस के जो Q2 के नंबर्स है वो अच्छे ग्रोथ की तरफ सिग्नल कर रहे हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 10% हायर हो सकती है, कंसोलिडेटेड एबिटा 6% से ग्रो कर सकती है, और नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 11% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 6% की एक्सपेक्टेशंस है, और एबिटा जो ग्रोथ होगी रिटेल सेगमेंट की वो करीब 4.5 to 5% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। O2C सेगमेंट जो है वहाँ की जो एबिटा है वो 5% ग्रो कर सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और O2C जो कि गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट जो है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 23% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में। अब O2C बिजनेस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे रिफाइनिंग स्ट्रेंथ थी सेकेंड क्वार्टर में, बट थोड़ा बहुत प्लांट शटडाउन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसका, और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो मार्जिन थे वो भी थोड़े वीकर साइड पे थे, तो थोड़े बहुत जो पॉजिटिव्स थे उसको थोड़ा ऑफसेट कर रहे थे ये दो नेगेटिव पॉइंट्स जो थे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट का जो रिफाइन एबिटा है वो सिर्फ 5% से ग्रो कर रहा है। अब रिटेल सेगमेंट में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है वो प्योरली स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल्स के कारण है, बट जो गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है करीब 23% का, वो इसी कारण है क्योंकि ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अगर आप देखेंगे तो गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा था और गैस के रियलाइजेशन भी ज़्यादा थे सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट में और रिटेल सेगमेंट में थोड़ा म्यूटेड टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, मुनाफा अगर 17,800 प्लस करोड़ हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव होकर आ रहे हैं, आय अच्छी आ रही है। हमने एक भी एंगल इसमें जो आप एरोग्राफिक्स देख रहे होंगे ना, इसमें एक भी जगह पर आपको कहीं ऐसी कोई दिक्कत खास बड़ी नहीं दिख रही होगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे अपने नंबर्स दे रहा है, तो इसलिए इसके बारे में समझना जरूर है। इसका एक और पक्ष भी होता है जिसको हम जियो फाइनेंशियल्स कहते हैं, फटाफट से वो भी जान लेते हैं स्वामी से, फिर अभिषेक जैन से और जय पटेल से, दोनों से जरा ट्रेडिंग में कन्वर्ट करवाएंगे इसको। स्वामी जरा जियो वाला हिस्सा भी बता दो आप। और रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़े बहुत म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 3% हायर होगी, एबिटा भी करीब 3 से 4% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है, नेट प्रॉफिट भी सिमिलर ग्रोथ की तरफ ही एक्सपेक्टेड है, बट आरपू की नंबर अगर हम बात करें तो उस पर सिर्फ 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 180.5 से लेके नंबर करीब 182.5 के आसपास आ सकता है। सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सब्सक्राइबर ग्रोथ देखने को मिल सकता है जियो और रिलायंस जियो में, और आरपू में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है 1% का ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, ये प्योरली इसी कारण है क्योंकि जो सब्सक्राइबर
है वो इम्प्रूव हो रहा है, ब्रॉडबैंड में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और हायर नंबर ऑफ डेज थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और इन तीनों कारणों की वजह से अगर हम देखें तो जो आरपू ग्रोथ है वो सिर्फ 1% का है। उसके अलावा किन चीज़ों में हमें ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अर्निंग्स में? सबसे पहले तो क्या आउटलुक है कंपनी की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके उनकी क्या कॉमेंट्री आ रही है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग कॉमेंट्री है, उस पर ध्यान रखना होगा। और टेलीकॉम बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आरपू ट्रैजेक्टरी कैसा है, कब टैरिफ हाइक लेने की उनकी एक्सपेक्टेशंस है, इस पे अगर कोई कमेंट्स आ रहे हैं तो उन पे ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे। ये मोटा मोटी नंबर आपको जियो के भी पता लग गए हैं। अब मैं जरा जय और अभिषेक जैन दोनों को अपने साथ कनेक्ट करता हूँ और दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए आप। पहले तो मैं जय पटेल आपके पास आ रहा हूँ। कल आपने 2240 की कॉल दिलवाई है, गलती तो नहीं की हमने लेके? जिन्होंने कल नहीं लिया एक बार वापस से आज ले क्या वापस, जिसने कल नहीं लिया? एक और पॉइंट, अगर ये ले लेते हैं तो कितने पैसे बन जाएंगे सर, ये भी बता दीजिए जरा। मुझे लग रहा है डिम्पी जी के अभी एक बॉटम आने की कगार पर है रिलायंस। कल जो उथल पुथल था वो लार्ज कैप में डेफिनेटली था, रिलायंस ने भी महसूस किया बिकॉज हैवी वेट था, इसलिए थोड़ा डेफिनेटली ज्यादा महसूस हो सकता था रिलायंस में। बट यहाँ से मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अच्छी है बिकॉज इतना काफी टाइम से रिलायंस में अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देख रहे हैं। तो अभी टेक्निकली भी एक सपोर्ट जोन के वहां पर आ गया। हम देखें तो अराउंड मार्च 23 के अराउंड के रेजिस्टेंस जो 2238 के वहां पर था, ऑलमोस्ट वहां पर अभी चल रहा है रिलायंस का भाव। सो काफी डाउनसाइड दिख रहा था, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अभी अगर कुछ नया प्रॉब्लम नहीं आया तो 2200 तक डेफिनेटली एक सपोर्ट बन सकता है। और सो यहाँ से 2240 का जो कल मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, मुझे लग रहा है वहां से एक अपसाइड डेफिनेटली आ सकता है। किसी ने कल नहीं लिया तो आज अच्छे प्राइस में वापस से मिल सकता है, डीप अच्छा मिल रहा, तो अभी अराउंड 50 के अराउंड आई गेस चल रहा था। सो रिलायंस का अगर 2240 नहीं लेना तो थोड़ा नीचे ले के 2200 का भी ले सकते, जो थोड़ा इन द मनी अभी हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है रिलायंस में डेफिनेटली एक अच्छा अपमूव आएगा नवंबर के मंथ में। सो इसी के लिए मुझे रिलायंस में काफी बुलिशनेस लग रही है। और मूविंग एवरेजेस के वहां पर रिट्रेसमेंट डेफिनेटली आने को मिलेगा। तो 2350 का जो मेरा टारगेट था, मैं वहां पर इंटेक्ट हूँ अभी भी, जो 200 मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस था। सो डेफिनेटली एक पुल बैक आएगा ये स्टॉक में, आइदर रिजल्ट के बाद या फिर मंडे के सेशन में आ जाएगा तो रिजल्ट बाद में ये। सो मंडे के सेशन के लिए आई एम वेरी बुलिश ऑन रिलायंस, डेफिनेटली अच्छा अपसाइड मिलेगा। और नवंबर मंथ के लिए निफ्टी ऊपर डेफिनेटली जाएगा, रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक दोनों इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। परफेक्ट। सोमवार के लिए या फिर अगर नवंबर की सीरीज की पूरी की बात करें तो रिलायंस एक बेहतर प्ले साबित होगा। 2350 के टारगेट तो आपको दे रहे हैं। जरा निवेश की बात समझ लेते हैं क्योंकि एक लंबा इंतजार कर रहा है रिलायंस ने। अभिषेक, नंबर्स आने वाले हैं, स्टॉक्स देखने करेक्ट होकर 2200 रुपए के आसपास आ गया है। आपको भी लगता है कि ये बहुत बढ़िया मौका है रिलायंस को अभी खरीदने का? जी, मेरा व्यू ये है कि राइट नाउ अभी रिलायंस में अगर आपको लेके रखना है तो थोड़ा आप ट्रांचेस में ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज एज अभी अगर आप देखेंगे तो जो रशियन डिस्काउंट है वो कम हो गया है, तो उसका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। हालांकि ये क्वार्टर में जीआरएम्स ठीक रहने चाहिए बिकॉज डीजल क्रैक ये क्वार्टर में अच्छे रहे हैं। और रिटेल का EBITDA जो है राइट नाउ Q3 रिलेटिवली स्ट्रांग रहेगा Q2 के मुकाबले। Q2 में 4% है, मेरे को लगता है Q3 में नंबर्स पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी रहेगी। और गैस एक्सप्लोरेशन का बिजनेस में अच्छी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और वाई बेसिस पे दोनों बेस पे आपको दोनों में दिख सकती है। तो व्यू यही है, रिलायंस अगर लेना है तो रिलायंस अभी भी अगर आप लोग लाइक आई थिंक इज देयर इज अ डीमर्ज एंटिटी इज देयर राइट नाउ। टेलीकॉम में ऑलरेडी जैसा व्यू यही है राइट नाउ कि इवेंचुअली आरपूज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के बाद बढ़ेंगे और उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक रिलायंस इज समथिंग यू कैन हैव ए व्यू कि भाई आप ट्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। आई वुड मार्केट जिस हिसाब से राइट नाउ, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो आपको डेफिनेटली अभी भी बाय कर सकते हैं। बट व्यू यही है कि और रिलायंस पे रिटर्न्स आई थिंक हमारा व्यू है कि नेक्स्ट 2 साल में ये आपको 3300 से 3400 रुपए, यहाँ से आपको कम से कम 50% की तेजी आपको दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नजरिया आप लंबी अवधि का रखें, बहुत ही सही भाव पर है, वैल्यूएशन ठीक है, 50% की भी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं रिलायंस से। जी हाँ,
आपने सही सुना बिल्कुल, रिलायंस आपको 50% की रिटर्न देने की उम्मीद की क्षमता रखता है यहाँ से 1 से 2 साल के अंदर। कुछ और नतीजों को फटाफट खंगालते हैं। वीनस पाइप्स बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा डबल, मार्जिन में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 5% के आसपास का उछाल है, आय में 50% का उछाल है। और ये जो कंपनी है ना मल्टी बैगर साबित हुई है, शेयर बहुत चला भी है, बड़े निवेशकों के रडार पर है, कुछ बड़े फंड्स हाउसेस की भी नज़र इस पर लगातार रहती है। वीनस पाइप्स, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं अक्षय, क्या करना चाहिए आज? पाइप्स का अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक छोटे से रेंज में सीमित है। 1220 लोअर एंड ऑफ द रेंज, 1350 अपर एंड ऑफ द रेंज। तो आज अच्छे रिजल्ट के चलते शायद गैप अप हो, ऊपर का जो रेजिस्टेंस का स्तर है 1350 1375 वहां छू जाए। वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल हम अपना टारगेट सीमित रखना चाहते हैं 1370 तक। तो 1370 ये टारगेट आप वीनस पाइप में बना के चले, अगर होल्ड कर रहे हो तो वो टारगेट रहेगा। अगर आज फ्लैट खुले तो ही आपको बाइंग का मौका है, स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी व्यू पॉजिटिव है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काउंटर दिख रहा है टेक्निकल सेटअप पे। 1370 का टारगेट वीनस पाइप्स विद अ बुलिश व्यू फॉर शॉर्ट टर्म। इस पाइप्स को लेकर ये व्यू, लेकिन यूग्रो कैपिटल, इस पर ना एमके की रिपोर्ट भी पहले आई थी और 425 रुपए से ऊपर के लक्ष्य दिए थे। नंबर्स बड़े शानदार आए हैं, मुनाफे में करीब करीब 5 गुने के आसपास का उछाल है और आय में 63% की बढ़त है। संतोष, यूग्रो कैपिटल शेयर चला हुआ है, 300 रुपए के आसपास है, करना क्या है आज? यस अभिषेक, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली स्ट्रक्चर भी अच्छा है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक को ना देके थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो स्टॉक को रख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है स्टॉक में यहाँ से 500 रुपीज़ तक भी जाने का। ऑन टेक्निकल बेसिस 320 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। नीचे 270 इसका जो 100 डे मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट इतना गिरा उसके बावजूद भी इसमें कोई मेजर कमजोरी देखने को नहीं मिली। आज नतीजों के चलते शायद 320 रुपए तक जा सकता है। 320 का लेवल निकालता है तो हमको नियर टर्म में 360 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट मेरी सलाह यही रहेगी, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। यूग्रो कैपिटल को होल्ड करने की सलाह है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक नतीजे जिस पर आप नजर रहेगी, इसके नंबर्स कमजोर आए हैं। हालांकि मुनाफे हम देख रहे हैं कि 24% के आसपास की बढ़त है, लेकिन मार्जिन उतने अच्छे से एक्सपेंड नहीं हुए, 6% के आसपास की मार्जिन रिपोर्ट की है और आय रही है फ्लैट। बहुत ही की मैट्रिक्स होता है अगर आप केमिकल कंपनीज को जज करते हैं तो। फटाफट जरा इस पर आप जय व्यू दीजिए, क्या करना है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में? तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अराउंड 250 के वहां पर चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, बट यहाँ पर सपोर्ट जोन के वहां से ब्रेक किया है। डेफिनेटली थोड़ा बेरिशनेस आता हुआ लग रहा है मुझे यहाँ से। जस्ट हम देखें तो 255 का जो लेवल था वो ब्रेक किया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था प्रीवियस कैंडल्स का। अराउंड मार्च से लेके अभी तक काफी अच्छा सपोर्ट उस जोन में दिखाया था। अगर ये 245 का लेवल भी तोड़ेगा तो मुझे लग रहा है काफी डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन चल रहा है। यहाँ से 230 220 के बीच में स्टॉक आ सकता है। ऑलरेडी ज्यादा गिर गया है ऑलरेडी, बट आरएसआई के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा रूम और थोड़ा स्पेस और बाकी है हर मूविंग एवरेजेस के नीचे, और काफी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड दिखाया है ये स्टॉक ने। तो 230 240 के बीच में हम आप पहला टारगेट आते हुए देख सकेंगे शॉर्टिंग साइड पर। ठीक है, कमजोरी की आशंका है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में। 230 रुपए के लेवल पर आप नजर रखिए। भी हाजिर हैं वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे वाली गुड मॉर्निंग है सर, और मैं उम्मीद करता हूँ नई सीरीज़ वाली गुड मॉर्निंग भी शुभ ही होगी। सर अब नई सीरीज़ के अंदर हमने एंटर कर दिया। अक्टूबर के लास्ट 10-15 दिन थोड़े ख़राब रहे और बाज़ार को एक करेक्शन का दौर देखना पड़ा। सर अब नई सीरीज़ में उम्मीद क्या है सर, क्या बाज़ार का बॉटम बन गया है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी और अभिषेक को भी। डिम्पी के 6 साल में पहला अक्टूबर ऐसा आया और ऐसा खतरनाक अक्टूबर जो मैंने नहीं देखा। मेरा तो जन्मदिन था 2 दिन पहले। अब और क्या कर सकते हैं, तपस्या ही कर सकते हैं। हाँ, नवंबर बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ओवर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म बहुत जल्दी हो जाती है। ऑप्टिमिज्म थी 15 सितंबर को और 15 अक्टूबर से पेसिमिज्म आ गई। मार्केट्स आर गिविंग यू बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन वेरी फास्ट, और वो इसलिए है कि आपके यील्ड्स, ऑयल, बॉन्ड्स, ग्लोबल टेंशन, ये सब प्राइस्ड इन है। बट ब्रॉडर पिक्चर ये है डिम्पी जी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं,
फेस्टिव सीजन तो स्प्लिट था, अब उसकी स्पेंडिंग पैटर्न्स है और हॉलिडे और जो आगे के लिए रिजल्ट्स का आवागमन है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। आई थिंक आज रिलायंस कैन एक्चुअली सेट द कैट अमंग्स द पिजन और वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में अपॉर्चुनिटीज है। कल पीएनबी, कैन बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी नंबर्स और फार हेड ऑफ द स्ट्रीट और मुझे लगता है कि ये ओवरडन था, सेल ऑफ, ओवर पेसिमिज्म है। मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं ऑन बोथ द इंडेक्सेस इन द मंथ ऑफ नवंबर। 1 तारीख को फेड की पॉलिसी है जो स्टेटस को रहेगी, यील्ड्स वहां घटने शुरू हो गए, ऑयल इज एक्चुअली टर्न बेरिश। आपको बताऊं 27 सितंबर को क्रूड हिट $97 बिफोर द गाजा क्राइसिस, उसके बाद इट हैज रिट्रेस्ड 0.32 पॉइंट, इट हैज नॉट गॉन अप। और मुझे कोई दो राय नहीं कि क्रूड इज अ बैरोमीटर के ग्रोथ इज स्लोइंग, हेंस देयर इज नो एक्सटर्नल डिमांड और एक्सटर्नल शॉक। और मुझे आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस नेक्स्ट 2 weeks will actually be very very optimism on both the indices and on specific stocks as results plays out. बसीन साहब, ये बात सच है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हालांकि हमने पिछले 3-4 साल का डाटा देखा हुआ है, नवंबर का सीरीज़ तो वॉलेटाइल होती है, तो ये तो तय है कि अगर पुल बैक आया हुआ है तो उसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आ सकता है। बसीन साहब, रिलायंस के नंबर भी हैं, आप पिछले 2 दिन से उस पर बुलिश भी हैं और आपको भी लग रहा है नंबर अच्छे आएंगे। एक तो इस पर जरा आपका टेक और प्लस आपके अपने शेयर्स, ये दोनों कंबाइन करके बता दीजिए, रिलायंस पे टेक और अपने शेयर्स। देखिए, रिलायंस के नंबर बहुत शानदार आएंगे। कल मैं आपको बताऊं वोडाफोन आइडिया के नंबर आए मच अहेड ऑफ द शेड्यूल। आरपूस वर अ रिकॉर्ड 142, ग्रॉस एबिटा मार्जिन वाज 40%। अब ये मैं नहीं कह रहा कि इट इज अ वन ऑफ, इट्स अ consistently they have shown that user base is growing. In fact 4G में they have added growth. तो आरपूस अगर भारती 200 कर रहा है, जियो के तो नंबर बहुत शानदार आएंगे। साथ में ऑयल टू केमिकल बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री गेन्स and the external environments on all their polypropylene and other businesses is going to be superb. मुझे 17,500 से 17,800 का नंबर दिखता है और गाइडेंस बहुत अच्छी, क्योंकि रिलायंस रिटेल का जो बेस्ट पीरियड है वो अगले 6 महीने है। तो कोई दो राय नहीं, रिलायंस विल लीड दिस मार्केट हायर along with it the banks. I think Axis Bank numbers, ICICI were very very strong, और बैंक निफ्टी at 6-month lows is I think the best opportunity कि आप पैसा बनाएं। तो रिलायंस is the leader today and with that banks will flow into it. ओके, ठीक है सर, फिर आपके शेयर्स कुछ हैं तो बता दीजिए सर, आज के सीरीज के हिसाब से हम पूरी सीरीज रख लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो कल मैंने परसों आपको दोनों मेटल काउंटर दिए थे। कल मैंने आपको एक्सिस बैंक लॉन्ग कराया था मैरिको, आज मैं दे रहा हूँ पीएनबी और कैन बैंक। पीएनबी 69 रुपए में 66 का स्टॉप लॉस रखिए, 75 का टारगेट, 350-52 में लीजिए। कैन बैंक 335 का स्टॉप लॉस, 375-380 ये न्यू हाई पे जा सकता है। ये दो मेरे टॉप पिक्स है। और आज मोमेंटम के लिए आप बीएचईएल जरूर लेइए। बीएचईएल 116-17 में इज अ मस्ट बाय, 113 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए होएगा। 122-23 का टारगेट मुझे बीएचईएल में दिखता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आज ये दोनों कॉल्स देने के लिए। रिलायंस के नंबर्स भी हैं, उस पर एक अच्छा टेक और आगे मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, कॉल्स बताने के लिए। बिल्कुल, अक्टूबर सीरीज को अगर आप देखें, पिछले जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं अच्छी रही है अक्टूबर सीरीज, लेकिन इस सीरीज ने कंप्लीटली शॉक किया है, सरप्राइज किया है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जो नवंबर सीरीज में जिन पर क्या नजर होनी चाहिए। एक बार एक फंडामेंटल व्यू मुझे एशियन पेंट्स पर अभिषेक से लेना था। अभिषेक, बहुत सरप्राइजिंगली 2 रिपोर्ट्स हैं एशियन पेंट्स पर। एक HSBC की जो टारगेट ऊपर कर रहे हैं, एशियन पेंट्स के लिए 4000 का टारगेट बोल रहे हैं, लेकिन जेफरीज इसे कह रहे हैं अंडर परफॉर्म करेगा और टारगेट भी 2500 का। इतना बड़ा गैप एक्चुअली किस तरह ओके, एशियन पेंट्स तो डिस्कस हो चुका है, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं अभिषेक के साथ। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग ये रिपोर्ट्स थी, 2 रिपोर्ट, एक 2500 का टारगेट, एक 4000 का टारगेट। लेकिन पेंट स्पेस में अगर कोई दूसरी थीम को अगर कवर अप करना हो, क्या ग्रासी में ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट आपको उभर कर आता हुआ दिखता है? गुड मॉर्निंग। अगर एशियन पेंट्स की बात करेंगे अभी राइट नाउ, तो कल आपके नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स लार्जली वीक ही थे, थोड़ा वीकर साइड पे ही थे। अगर हमें जो लगता है राइट नाउ, जो एशियन पेंट्स में अभी पेंट इंडस्ट्री में जो अभी रॉ मटेरियल प्रेशर ये क्वार्टर हो सकता है Q2 नंबर्स में, बिकॉज
मानसून थोड़ा वीक था, तो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड जो हो गई थी, वो लार्जली हैव स्टार्टेड इन द सितंबर ऑनवर्ड्स ओनली। आई पर्सनली थिंक नंबर्स की बजाय आपको, यानी हो सकता है एक और क्वार्टर और 2 क्वार्टर अगर आपको इसमें यहाँ पे कुछ आपको और दिख सकता है, बट यहाँ पे मार्केट शेयर गेन इनको आगे जाके ग्रासिम का जो बोल रहे हैं राइट नाउ, इवन जेएसडब्ल्यू पेंट्स हैव बिकम वेरी अग्रेसिव, जो अभी तक लार्जली बी2बी पे ही फोकस कर रहा था। इसके अलावा अगर आप छोटे प्लेयर्स है, एमआरएफ, शालीमार, वो सब भी आ गए, तो हो सकता है एक बाउंस पॉसिबल है स्टॉक में। बट ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि लेट देयर विल बी नेक्स्ट 12 से 15 महीने विल बी कंसोलिडेशन फॉर द इंडस्ट्री जब ग्रासिम आएगा। और क्योंकि अभी तक सीरियस प्लेयर्स में जिनका जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रीच का पूरा गेम है यहाँ पे, और एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रीच को अभी तक कोई और प्लेयर उसको चैनलाइज नहीं, चैलेंज नहीं कर पाया था। अभी आगे जाके लगता है कि कम से कम यहाँ पे जो है हो सकता है ट्रेडिंग बाउंस आ सके, बट वी आर नॉट दैट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक राइट नाउ। आई थिंक 3050, 331 हो सकता है कि ये क्वार्टर थोड़ा ठीक आया है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर, एज आई मेंशन्ड, नंबर ऑफ लास्ट ईयर दिवाली वगैरह के कारण भी इस बार जो लेट था, तो इस कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा दिन तक चली और बारिश का। ग्रासिम में अभी भी देयर आर इफ्स मूविंग पार्ट्स है। अभी कंपनी ने राइट के थ्रू शेयर अनाउंस किया है राइट नाउ, तो आई थिंक देयर विल बी सम, लाइक ग्रासिम का ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में इट्स गोइंग टू टेक 1 से 2 साल लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज इसको प्रॉफिटेबल होने में भी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, 1 से 2 साल लगेंगे। तो वो उसी चक्कर में आपको लगना है, तो पेंट इंडस्ट्री में ही आपका, हमारा व्यू अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट फंडामेंटली वी आर नॉट पॉजिटिव ऑन द वैल्यूएशन साइड ऑल्सो, एंड we don't think after a certain point of time there are upside levers are there, and एशियन पेंट्स तो फिर भी ठीक है, बट मेरे को लगता है जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अगर आप इंडस्ट्री में बात करेंगे तो दीज आर गोइंग टू बी हर्ट मोस्ट। लाइक छोटे प्लेयर बर्जर हो गए, जो नंबर 3 नंबर 4 प्लेयर है, वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर और ज्यादा दिखेगा। हेडविंड्स आप पूरे स्पेस के लिए बता रहे हैं, और शायद यही एक व्यू ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का भी दिख रहा है। कंसोलिडेशन होगी, न्यू एंट्रेंट जो हालांकि मार्केट लीडर तो है एशियन पेंट्स, उनकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी के पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डिस्टॉर्शन तो होती है, और वो भी ऐसे प्लेयर्स जो अच्छी बड़ी ग्रुप कंपनीज हैं और नए बड़े कैपेक्स के साथ आ रहे हैं और क्लियरली कह रहे हैं कि नंबर 2 पोजीशन चाहिए, और ऐसे में सेकंड थर्ड प्लेयर सबके लिए एक इम्पैक्ट तो आएगा बिल्कुल। तो ये तो चलिए एक पेंट सेक्टर पर एक बात रही, लेकिन आज जो निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आने हैं, 7 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आने हैं आज, जिसमें मारुति सुजुकी, रिलायंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, मारुति के नंबर्स आने हैं, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आने हैं। एक बार मारुति के नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेशन है सृष्टि से समझ लेते हैं, क्योंकि मारुति के पास 2-3 बड़े ट्रिगर्स थे, प्राइस हाइक भी इन्होंने लिया, उसके अलावा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हुई है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, तो क्या नंबर अच्छे आ सकते हैं सृष्टि? इस बार मारुति सुजुकी से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिया है, जो उनकी एसयूवी की सेल्स रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, वहाँ पे वो मार्केट लीडर भी बने हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी के लोअर एंड मॉडल्स हैं वहाँ पे कंपनी ने कई सारे डिस्काउंट्स दिए हैं, जिसके चलते इनकी वॉल्यूम को एक पुश मिला है। वॉल्यूम ज़रूर ऊपर आई है, 7% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, और 11% तिमाही दर तिमाही की हमने बढ़त देखी है। तो ये सभी फैक्टर्स के चलते इस बार कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे, पर अहम यहाँ पे भी होगा देखना कंपनी के मार्जिन, जो कि इस बार हम 11% आने की उम्मीद कर रहे हैं। आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही 15.5% का ग्रोथ, 37,349 करोड़ यहाँ पे आने की उम्मीद है। EBITDA में करीब 40% के उछाल की उम्मीद है, 4,113 करोड़ पे, और मुनाफे में भी करीब 24% तक का हम जंप उम्मीद कर रहे हैं, 3,095 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। इसके अलावा अगर हम पुश की बात करें तो कंपनी ने प्राइजेस तो अपने बढ़ाए हैं, बट जिस तरीके से जापानीज येन का डिप्रिसिएशन हुआ है वो मारुति सुजुकी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर रहता है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल। और राइट, ठीक है, तो येन डिप्रिसिएशन का भी एक इम्पैक्ट मारुति को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि। देखना होगा नंबर्स के बाद अगर पॉजिटिव सरप्राइज करते हैं तो क्या स्टॉक में उसी तरह का सर्ज आता है जो लास्ट क्वार्टर्स में आया था। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए इस वक्त नवरत्न शेयर लेकर आते हैं। अशेषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत ही छांट के सिलेक्टिव होके क्लासिफाइड शेयर लेकर आते हैं हम इस सेगमेंट में आपके लिए, जहाँ ब्रोकिंग हाउस की बिल्कुल फिल्टर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, बड़े सेक्टर्स और स्टॉक्स होते हैं जिनमें न्यूज़ होती है, और खबरों वाले शेयर भी होते हैं। अशेषा बताएं। मॉर्निंग।
जी हाँ, आज के नवरत्न शेयरों में सबसे पहले यूग्रो कैपिटल की बात करेंगे। काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे। टॉप लाइन की बात करें तो टोटल इनकम में 63% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 5.5 टाइम्स से बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते यूग्रो कैपिटल में एक्शन देखने को मिल सकता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, एसीसी। याद रखिए, एसीसी के नतीजे कल मार्केट आवर्स में आए थे, नतीजे मिले जुले थे, लेकिन उस पर अब ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, यूबीएस की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 2000 रुपीज प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 2450 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, पीयर्स से कंपेयर करें तो अभी भी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते एसीसी में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिक्सन टेक, नतीजों के दम पर इसमें एक्शन, अच्छे नतीजे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 47% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। चौथे स्टॉक में जेपी पावर, जयप्रकाश पावर की बात करेंगे। कोल माइन रिजर्व का जो रिजर्व प्राइस था वो बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल्स पर। करीब करीब 240 करोड़ कंपनी को चुकाना पड़ सकता है अरियर्स के तौर पर, तो बड़ा इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पर, जिसके चलते जेपी पावर में आज नेगेटिव ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीनस पाइप्स, नतीजों के दम पर काफ़ी अच्छे नतीजे थे। रेवेन्यूज में 50% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 18% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 13% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। इसके अलावा एस्ट्रल, यहाँ एक ऑपरेशनल अपडेट आती हुई नजर आई है, जहाँ दहेज प्लांट में जो अधेसिव्स डिवीजन है कंपनी का, वहां पर कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। तो इसके चलते इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। सातवें स्टॉक की बात करते हैं तो सन फार्मा, इसकी एक बड़ी सब्सिडरी है टैरो। इसके नतीजे कुछ समय पहले आए, नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो बॉटम लाइन पर कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है $8.5 मिलियन का वर्सेस लॉस, कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर $2.8 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। तो अनुमान से कमजोर है, लेकिन बॉटम लाइन पर इस क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला। इसके अलावा आठवें स्टॉक में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करेंगे तो श्रीराम फाइनेंस, इसके भी नतीजे कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आए थे, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट की कॉल हुई थी जहां उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दी है, और इसी के चलते एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 2260 रुपीज प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 2300 रुपीज कर दिया है। उनका मानना है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, गाइडेंस भी बढ़ाई है, तो सभी पैरामीटर्स पर पॉजिटिव व्यू उनका है एचएसबीसी का श्रीराम फाइनेंस पर। इसके अलावा नौवें स्टॉक की बात करते हैं, हमारा खास सेगमेंट क्या खबर है, उसमें आज हम हीरो मोटोकॉर्प पर फोकस डालेंगे। याद रखिए, अक्टूबर के ऑटो सेल्स का डेटा कुछ समय में आएगा, काफ़ी अच्छा डेटा एक्सपेक्टेड है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 1 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, सेकेंड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स, वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड है। डोमेस्टिक फंड बाइंग देखने को मिल रहा है, और टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, तो सभी पैरामीटर्स पर अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहा है, इसी के चलते इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया। तो ये सारे के सारे शेयर आज फोकस में रहेगा 9 के नवरत्न, जहां पर खबरों का एक्शन, नतीजों का एक्शन, रिपोर्ट्स का एक्शन पूरा का पूरा हम कैप्चर करते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल, अगर आप 9 बजे आके इसको भी देख लेना तो आपका काम हो जाएगा, ये हमारा दावा भी है। चलिए अब इन स्टॉक्स पे जरा व्यू ले लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे सन फार्मा, क्योंकि टैरो घाटे से मुनाफे में आई है, एक अच्छा इंडिकेटर इनके लिए है। हालांकि ये पिछले 3-4 महीने में हमने कई बार ऐसा देखा है कि 1150 के आसपास जाकर ना शेयर में सप्लाई आ जाती है, और 4-5 दिन के सेलिंग के बाद हम देख रहे हैं कि 1100 रुपए के आसपास के भाव हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं शेयर को? अगर आप सन फार्मा में बात करेंगे सर, तो जो टैरो के नंबर हैं वो स्लाइटली बिलो आवर एस्टिमेट आए हैं। हाउएवर जो नंबर्स हैं वो देखना पड़ेगा डिटेल में, ऑल्सो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखनी पड़ेगी कि वो इजराइल में जो संकट आया है उसका इस पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, और वो आगे जाके देखने का है। हाउएवर
ये जो सन फार्मा के नंबर्स वाइज है, ये जो ओवरऑल देखेंगे सर, स्पेशलिटी बिजनेस लास्ट 1 साल में इन्होंने काफी अच्छा इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। अगर आप देखेंगे उसमें इसमें मार्केट शेयर गेन के अलावा एज ए परसेंटेज वाइज ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी वेल। आई थिंक दैट्स ए स्टॉक टू बी ऑन अ रडार। आई थिंक 1100 के आसपास आप डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। आई बिलीव ये स्टॉक का हमारा ग्रुप एज ए ग्रुप हमारा टारगेट 1250 है। हमें लगता है जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में इन्होंने मार्केट शेयर जो आगे जाके लॉन्चेस वगैरह हुए हैं लास्ट 1 साल में, इसका इनको बेनिफिट आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। और इसमें एक और दो बड़े प्रोडक्ट लॉन्च और हैं जो हमें लगता है नेक्स्ट 6 महीने में इनको कंपनी अनाउंस करेगी। उस चक्कर में आप डेफिनेटली आप स्टॉक को बना के रख सकते हैं सर। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। अब यूबीएस की रिपोर्ट है एसीसी को लेकर, और खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2450 रुपये कर दिया है। तो ठीक ठाक टारगेट 1930 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये रही कि बाजार में पिछले 2 दिनों में जो भारी बिकवाली आई है, कल तो काफ़ी हेवी थी, बावजूद उसके शेयर टिका रहा, हमने उसमें कमजोरी देखी नहीं। इस पर अक्षय क्या व्यू है आपका एसीसी को लेकर? जैसे कल एसीसी का क्लोजिंग रहा, वो एक ट्रेडिंग सपोर्ट पे क्लोज करा है। इसका ट्रेडिंग सपोर्ट है करीबन 1880। तो एक ट्रेडिंग सपोर्ट है, थोड़े से स्ट्रेंथ पे बाय करने की राय दूंगा। तो ये फिलहाल ट्रेडिंग के लिए क्वालिफाई हो रहा है। तो अगर 1920 क्रॉस कर जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव बाइंग मोमेंटम पिकअप कर लेगा स्टॉक। ऊपर में आपको 1970 1990 तक लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेड आप बना रहे तो आप 1864 का स्टॉप लॉस बनाइए। जब तक 1880 होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है सपोर्ट बेस पे है, थोड़ा उछाल मिलेगा देखने को। तो ट्रेडिंग के लिए मैं बाय रिकमेंडेशन रखूंगा एसीसी के लिए, बट विद द कंडीशन टू बाय अबव 1880। ठीक है, एसीसी पर ये व्यू अक्षय का। लेकिन कमोडिटी बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, शुरुआत कैसी हुई है? विश्व मोहन हमारे साथ हैं। विश्वन बताइए। देखिए, आज गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई। 61,000 के बेहद करीब सोना यहां पर कारोबार कर रहा है, और चांदी 150 रुपए के आसपास की तेजी कह सकते हैं। 71,700 के ऊपर चांदी यहां पर ट्रेड करे। कच्चा तेल करीब 1% ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी वापस से यहां पर लौट आई है। $89 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। 7,000 के ऊपर MCX क्रूड की शुरुआत हुई है। नेचुरल गैस में भी तेजी है, नया कॉन्ट्रैक्ट है। नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट का भाव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 295 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। बेस मेटल्स में एल्युमिनियम को छोड़ दे तो ज्यादातर मेटल्स में आज के सत्र में तेजी ही दिख रही है। कॉपर भी मजबूत है 0.25%, 695 के आसपास। जिंक और लेड दायरे में है, और एल्युमिनियम है 205 रुपए के आसपास। मोतीलाल ओसवाल ने कुछ कॉल्स भी भेजे हैं, वो भी फटाफट से आपको बता देते हैं। गोल्ड यहां पर आज भी खरीदारी की सलाह है। एक रेंज में उनका कहना है कि एक रेंज में, रेंज का फायदा उठाइए, लोअर लेवल पे बाइंग कीजिए और 61,050 के टारगेट में निकले। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। चांदी भी खरीदारी की सलाह। चांदी उनको लग रहा है कि यहां से तेजी थोड़ी ज्यादा होगी। आज फिर से 72,000 चांदी जाएगी, तो 72,000 के लेवल पे ही आपको निकलने की सलाह है। कच्चा तेल तेजी और थोड़ी एक्सटेंड यहां पर हो सकती है, जो 1% की तेजी दिख रही है। जो एंट्री लेवल कच्चे तेल में है उसका भी आप ध्यान रखिएगा, और खरीदारी की सलाह यहां पर कच्चे तेल में भी है 7,120 के टारगेट के लिए। जी, खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रेकआउट्स वाले शेयर भी पता कर लेते हैं। मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं। उसमें से एक शेयर है टाटा स्टील। क्या सीरीज़ में है, अगली सीरीज़ में चलेगा? एक बार जय आप चेक करके बताएंगे। टाटा स्टील अगली सीरीज़ के हिसाब से मैं लेना चाहता हूँ, पूरा महीना रखूंगा सर। पहले लग रहा है थोड़ा डीप डेफिनेटली आ सकता है, उसके बाद परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहा है। अभी 116 तक के लेवल शायद से आ जाएगा। वहां सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग है। कल के दिन में हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था। अगर आज के दिन में अगर वो अगर इंडेक्स अच्छा चलता है, मेटल इंडेक्स अच्छा चलता है और ये शेयर अगर 122 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो रिवर्सल आ सकता है। बट तब तक मुझे कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे। 116 तक के डिप के लिए हमें वेट करना चाहिए, और वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है मुझे। अब ना ब्रेकआउट के शेयर्स पे चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि जो आज आपको लेवल्स दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पर, फ्रीज होने लेवल, उसी में से शेयर जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। एक बार पहले आप जरा निफ्टी दिखा दिए। लोगों को काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का गैप देखा होगा तो अच्छा लगेगा, फील गुड फैक्टर आएगा।
71 पॉइंट ऊपर है, 18,928 के आसपास है, 19,000 के बेहद करीब वापस पहुंचेंगे। सेंसेक्स 400 पॉइंट है कल की तेज़ गिरावट के बाद, और बैंक निफ्टी भी आपको फ्रीज लेवल के बाद दिखेगा, वो भी ठीक नंबर्स लेके आ रहा है। आज अगर आप वैसे स्क्रीन चेक कर रहे हैं ना, अगर कोई स्क्रीन को देखता है तो पहले टॉप 50 काउंटर्स में आपको फाइनेंस और बैंक के काउंटर दिख रहे होंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों के पास 1-1% का गेन है। तो इन दोनों में से ज़रा पता कर लेते हैं सीरीज़ के हिसाब से। संतोष जी, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, दोनों में से इस सीरीज़ के हिसाब से नवंबर में प्लस कर लें। ये दोनों स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हमने एक मार्केट के दौरान करेक्शन देखा। बजाज फिनसर्व की बात करें तो कल का लो एग्जैक्ट इसका अपना 100 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो कल का लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में 1620 एक रेजिस्टेंस है, 1620 निकलता है तो उसके ऊपर और तेजी देखने को मिल सकती है। और बजाज सिमिलर स्ट्रक्चर है बजाज फाइनेंस का, वो भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में 7700 एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 7900 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। अक्षय, 3 बैंक हैं, ICICI, कोटक और एक्सिस, तीनों में से कोई एक खरीदूंगा। अगर मेरे को नई सीरीज़ में एक बैंक प्लस करना है तो किसको करूं? ICICI, कोटक और एक एक्सिस बैंक। जी डिम्पी जी, तीनों में से कल एक्सिस बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करा है। द रीजन बीइंग इसके रिजल्ट्स अच्छे थे, तो एक वीक मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है, और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है। इसका सपोर्ट करीबन 950-960 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। तो मैं एक्सिस बैंक खरीदने की राय रखूंगा। तीनों बैंकों में जो आपने चुना था, यहाँ पे सेटअप, टेक्निकल, डेरिवेटिव दोनों अच्छे दिख रहे हैं। अगर बैंक एक ट्रेडिंग रिकवरी कर जाती है तो आपको 1000 के टारगेट या 1020 तक ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक बाय करने की सलाह रहेगी, विद स्टॉप लॉस ऑफ यस्टरडेज लो बिलो 950, टारगेटिंग 1000 to 1020। 71 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बाजार वापस खुल रहा है। 18 सेकंड बाद आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन आज ठीक होनी चाहिए। 1000 शेयर अगर आज एडवांसेस के अंदर आपको दिख जाते हैं ना, और रिलायंस जैसे कुछ बड़े शेयर्स मार्केट के अंदर लीडरशिप लेना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप कूद के मार्केट के अंदर आइए, लेकिन हाँ एक चीज़ बिल्कुल ठीक है कि बाजार के अंदर गिरावट रुक सकती है। आज का दिन नई सीरीज की शुरुआत है। 1288 शेयर हमको एडवांसेस के अंदर दिखे हैं, इट्स अ गुड साइन। 71 के बाद सीधा 72, 82, 85 पॉइंट्स की बढ़त के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,945 तक हम आ चुके हैं। 19,000 को जैसे ही कॉन्कर कर लेंगे, बड़े शेयर हाथ में आ जाए, काम बनना शुरू हो जाएगा। 300 पॉइंट की करीब तेजी आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है। सेंसेक्स 350 पॉइंट ऊपर है। फिर से मैं बोलूँगा एकदम से मत आइएगा, बाजार काफ़ी दिनों बाद इसका पहली बार थोड़ा बुखार उतरता हुआ दिख रहा है। थोड़ा और ठीक हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद इसको आप अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनके पास रिस्की ट्रेडर है, जो स्विंग काम करते हैं, लेकिन जो 4-5 दिन भी रखते हैं उनके लिए अभी भी पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ मार्केट। 1000 पॉइंट टूटा है, 100 पॉइंट बढ़ने से ठीक नहीं होगा, थोड़ा और चाहिए हमको, कम से कम 250 पॉइंट तो आए ठीक होने में। अब 100 का आंकड़ा आप अपनी निफ्टी पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 18,950 के पार निफ्टी है। आज अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देखकर, काफ़ी दिनों बाद, ओपनिंग के बाद, कि कुछ इस तरह के नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बस ये टिक जाएं तो फिर काम बन जाएगा। अगर ये नहीं टिकते तो फिर आप बुझे हुए मन से, निराश मन से वैसे ही हो जाइएगा, बिल्कुल गुमसुम से मार्केट के अंदर कि कुछ पता ही नहीं है, ऐसे हो जाइएगा, तभी बचेंगे। नहीं तो फिर ज़्यादा होशियारी से बाजार मार देगा आपको। आ जाते हैं फटाफट से, अडानी एंटरप्राइजेस भी आज तेज़ है। आज अंबानी और अडानी के दोनों शेयर्स अगर काम कर जाएं तो भी एक कन्विक्शन वाला काम होगा, इसलिए अडानी के शेयर्स और अंबानी के शेयर्स, इन दोनों पे क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। कल हमने जियो फाइनेंस के बारे में भी आपको एक जानकारी दी थी। 50 लाख शेयर अभी और आएंगे सिस्टम में बाय होने के लिए। अडानी पोर्ट ऊपर है, अडानी एंटरप्राइज ऊपर है, हिंडाल्को ऊपर है 1.5%। इसके अलावा टाटा स्टील ऊपर है, थोड़ी देर पहले मैं पता कर रहा था सर से। M&M भी 1% आज ऊपर है। कल आपको पता होगा 2-4 एक्सपर्ट्स ने नवंबर की सीरीज़ में M&M दिया था। शुरुआत में फर्स्ट डे नवंबर सीरीज़ में M&M ऊपर आ गया। अब आप एडवांस डिक्लाइन चेक कीजिए तो आपको दिख रहा होगा 1500 शेयर प्लस हो चुके हैं। बस इसी तरह से टिका रहे थोड़ा सा, तो फिर आपका काम बनेगा। थोड़ी देर में आप इंडिया विक्स चेक कीजिएगा। अभी धीरे धीरे इंडिया विक्स अभी टूटा नहीं है, बट अभी टूटेगा तो आपका और काम बनता जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर जाता तो प्रॉब्लम होती। अब इसको नीचे आना चाहिए। और FIs का रोल आज हमने आपको सुबह सुबह बता दिया कि 11% लॉन्ग है वो, बस अब इससे ज़्यादा वो बेचेंगे नहीं अपना माल। अब हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, और नीचे आप देख रहे होंगे टाटा मोटर्स, और साथ ही आपको सन
फार्मा, तो आज आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें इन्फोसिस भी है, अडानी ग्रुप के शेयर भी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। देखते हैं वो कैसे लेके आते हैं नंबर्स। अब प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको ज़रा छोटे मझोले शेयर्स का रूबरू करवा देंगे, फिर अभिषेक आपको मेहमानों से कनेक्ट कराएंगे। बिल्कुल डिम्पी, रिकवरी तो दिख रही है और आज रिकवर होने वाले स्टॉक्स में आपको पीएसयू बैंक, क्योंकि आपको याद होगा ये वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रैगर्स भी निकल कर आए थे, वहाँ से आपको कुछ स्टॉक्स बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ आपके न्यू एज स्टॉक्स ये भी हैमर्ड हुए हैं, पूरे स्पेसेस हुए हैं, तो पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स हैं, ये आपको रिकवरी दिखा रहे हैं। फाइनेंस के कुछ काउंटर्स हैं, एल&टी फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं, वहाँ से आपको 2-2-2.5% की बढ़त दिख रही है। और गिरने वाले शेयरों में वो स्टॉक्स ज़्यादा दिख रहे हैं अब भी जो ज़्यादा गिरे भी नहीं, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं हुए, जैसे कि प्रेस्टीज, कोरोमंडल। आप पूरा एग्रो केमिकल स्पेस को देखें तो उसमें कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स इतने नहीं गिरे जितने कि और दिखे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप देखें तो आधे % की गिरावट यहाँ पर अब भी है। JSW एनर्जी वीकनेस में भी इतना नहीं गिरा था, वहाँ पर फ्लैट है, देखना होगा कि यहाँ से रिकवरी आती है। लेकिन इस वक्त आपको जो मिड कैप स्पेस के दूसरे काउंटर्स हैं उसमें एल्केम लैब जैसे, जिनमें फार्मा स्पेस के वो काउंटर्स जो कंसोलिडेशन रेंज में थे, उनमें अब क्या मूव आएगी, आधा % की बढ़त। और एल्केम लैब और औरोबिंदो फार्मा, सिंजीन काफ़ी टूटा था, वहाँ से थोड़े से रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। टायर स्टॉक्स में बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं और हेल्थ केयर में और डायग्नोस्टिक में फोर्टिस और डॉक्टर लाल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, जहाँ पर क्या रिकवरी आ सकती है। क्योंकि आज रिकवरी ट्रेड में कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ मौका बनेगा, उस पर नज़र ज़रूर व्यूअर्स को रखनी भी चाहिए। स्मॉल कैप में भी आप देखें तो BSE आज फिर से 4% के नद्दा 4% आज भी 1900 की तरफ बढ़ते हुए BSE दिख रहा है। सुजलॉन 32 रुपए के ऊपर है और जहां नंबर्स अच्छे आए और कंटिन्यूड मूव है उनमें आप आज यूग्रो के देखें नंबर्स अच्छे आए हैं, क्रेडिट एक्सेस के पहले अच्छे आए थे, ये वाले स्पेस को भी ध्यान से देखना होगा। BSE हो, CDSL हो, इनमें मूव अच्छी दिख रही हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स में आपको RBL बैंक जैसे भी बैंक्स में स्टॉक दिख रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में अभी भी वो चाल या फिर गिरावट थमी नहीं है। PSU स्टॉक्स के MMTC नद्दा आधा % आज गिरा हुआ है। कुछ मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं और MBCC जैसे स्टॉक्स पे भी फ्लैट और NLC जैसे स्टॉक भी फ्लैट काम कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआती फेस ऑफ इट मार्केट दिख रही है। अभिषेक, अब आप गेस्ट के साथ कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआती कोशिश हो रही है संभलने की। निफ्टी है 84-85 अंक ऊपर। यहां से ओपनिंग ट्रेड जानते हैं और फटाफट अपने मेहमानों के पास चलते हैं। संतोष, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्या है आज आपके ओपनिंग ट्रेड्स? यस अभिषेक, पहले एक अपडेट देना चाहूँगा। मॉर्निंग में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण डिस्कस किया था, उसका टारगेट हो गया है 1625, वो एक समय 6% प्लस था स्टॉक। इसके अलावा मेरा अभी जो ओपनिंग ट्रेड रहेगा वो कमिंस इंडिया का रहेगा। कैपिटल गुड्स स्पेस के शेयर में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कमिंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट की गिरावट में गिरा भी नहीं था और एक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट सपोर्टिव रहा है तो शायद यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 1675 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1730 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कमिंस फोकस में है। संतोष के खरीदने की सलाह है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का लक्ष्य हो गया है हासिल, टारगेट हिट, मोहर भी लग जाएगी स्क्रीन पर ही और 1575 रुपए इस वक्त भाव है। 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। अक्षय, आपके फोकस में कौन सा शेयर है, कहां पर कन्विक्शन आ रहा है? जी मैं बजाज ऑटो को देख रहा हूँ। ऑटो क्षेत्र से यहाँ पे कुछ दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था 5200 में, रिटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट का एरिया और आज एक पॉजिटिव ओपनिंग रहा है। तो 5296 के करीब करंट रेट है, पॉजिटिव ओपनिंग है, मोमेंटम यहाँ से पकड़ सकता है स्टॉक। तो बाय करने की राय रहेगी ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप बनाइए अब 5200 का और टारगेट बनाइए नियर 5490। अक्षय की तरफ से ये व्यू। एक और मेहमान ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपसे ओपनिंग ट्रेड के साथ ही। बताइए क्या आपको बढ़िया दिख रहा है अभी? गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आज जो यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिल रही है उसमें 2 शेयर्स है जो मेरी नजर में आते हैं। सबसे पहले रहेगा यहाँ पे वो परसिस्टेंट का स्टॉक रहेगा। ओवरऑल आईटी में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल रही है। इन्फोसिस भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मॉर्निंग ट्रेड्स के हिसाब से परसिस्टेंट यहाँ पे आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। इसका जो मोमेंटम है वो 6000 के ऊपर और बढ़ता हुआ दिखेगा। 6100 का टारगेट लेके
इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 5940 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है वो ट्रेंड का है। ट्रेंड ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं कल के सेशन में एक रिवर्सल दे चुका है और आज के सेशन में हमें इसके अंदर एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप ट्रेंड को भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो ऊपर की तरफ टारगेट मिलता है तो 2160 तक का इसका टारगेट, यहाँ से 100 रुपए का एक अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो आज स्टॉक ने ओपन लो के साथ यहाँ पे एक अपना स्टार्ट करा है डे, तो नीचे की तरफ 2030 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, 2030 स्टॉप लॉस, 2160 टारगेट ये ट्रेंड के लिए और परसिस्टेंट 6100 के लक्ष्य के लिए 5940 का स्टॉप लॉस। आखिर में जय आपके पास आएंगे, आपकी पारखी नजर कहां पड़ी बाजार में? पारखी नजर स्वान एनर्जी पर पड़ी थी बट ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने को आ गया, तो टारगेट वो थोड़ा बढ़ा के अराउंड 355 का रख के स्वान एनर्जी पर ट्रेड कर सकते हैं। और इवन बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे काफी अभी अच्छा लग रहा है, वहां पर भी एक नजर होनी चाहिए। 93.5 के अराउंड चल रहा है, तो 96-97 के बीच की रेंज पर बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट मुझे आते हुए लग रहा है। 91 का टारगेट रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप निफ्टी पे एक बार वापस से नज़र डालिए, आपको थोड़ा और फील गुड करवा देते हैं। बाजार इस समय करीब 100 अंकों के आंकड़े को पार करके कामकाज कर रहा है, ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए था। नवंबर सीरीज़ की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और हो भी रही है। बस थोड़ा सा टिका दे मार्केट और फिर आपके लिए अच्छे मौके मिलेंगे पुल बैक के। अब आप शेयर्स को धीरे धीरे करके देखना, सुनना, चेक करना शुरू कीजिए। KRBL चावल से जुड़ी हुई कंपनी है, उसके अंदर आज ओपनिंग में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ गया है। मेरे पास जो ट्रेडेड क्वांटिटी है करीब वो 90,000 शेयर्स के आसपास की है शुरुआत में ही। KRBL एक बार ज़रा चेक कीजिए, ध्वनि स्पीड से चेक करके बताइए इसमें कोई ट्रेड बनता है? यहाँ पे KRBL का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। नीचे स्टॉक जो है वो काफी टाइम से एक 336 के सपोर्ट लेवल से एक अपमूव दे रहा है। इस बार हमें जो अपमूव देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ पे ओवरऑल कल की सेशन में कंपैरेटिवली वॉल्यूम्स भी हमें देखने को मिली है। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 394 से 95 तक का इसके अंदर एक लक्ष्य रखिए और आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 369 का स्टॉप लॉस लेके चलें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ तो 1% ऊपर आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जब जब ऊपर आ रहा है ना, मेरे को 2240 वाली कॉल ध्यान आ रही है। कल हमने बिल्कुल बॉटम पे था जिस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो कॉल नोटिस करवाई। आज कंफर्मेशन के लिए जय पटेल से सुबह सुबह फिर से पता कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कल के इस दुखद माहौल के अंदर अगर किसी ने नहीं लिया हो तो आज भी ले सकता है। 2240 की एक कॉल अब आपको धीरे धीरे और ऊपर आती हुई दिखेगी। ये 30 नवंबर की रिलायंस की 2240 वाली कॉल है। आगे बढ़ रहे हैं। अब मारुति के अंदर भी आज सृष्टि बता रही थी कि नंबर अच्छे हैं और एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी नंबर 1 प्लेयर हो गया। पहले ये दर्जा M&M के पास था। M&M भी ठीक है बट मारुति भी आज अच्छा प्ले कर रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से अक्षय कोई सौदा बनता है मारुति के अंदर? ऑप्शन, फ्यूचर, कैश तीनों अवेलेबल हैं। मारुति का रिजल्ट के पहले अगर मैं डेरिवेटिव्स में प्लेसमेंट देखूं तो काफी 10,000 के पुट में और 11,000 के कॉल में यहाँ पे काफी ओपन इंटरेस्ट की ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल। तो पोस्ट रिजल्ट एक म्यूटेड एक्शन या एक रेंज बाउंड सिनेरियो होने की ज्यादा संकेत दिखा रहे, तो ये ज्यादा ऑप्शन राइटर्स को फेवर करेगा पोस्ट रिजल्ट, जहां पे आपका प्रीमियम डिप्रिशिएट होगा। तो एक नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है फिलहाल, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो नया हाई बना रहे मारुति पर वो टिक नहीं पा रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि इन केस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए इन केस पोस्ट रिजल्ट, तो आपको एंट्री 10,300 पे करना है मारुति में। तो फिलहाल मैं कहूंगा वेट एंड वॉच पे रखे, रिजल्ट हो जाने दीजिए। बायर्स को अगर 10,300 मिले तो आप बाय कीजिए। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी मारुति में। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्लासिक शॉर्ट ट्रायंगल जहां पे कॉल और पुट आपको बेचना है, 10,000 की पुट और 11,000 की कॉल, इसकी हम सजेशन देंगे स्ट्रेटेजी के तौर पे। ठीक है, एक और आप चीज़ें नीचे नोटिस कर रहे होंगे जो एजेंसीज के खिलाफ से आप ब्लॉक डील्स देखिए। देखिए ब्लॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक या तो मार्केट के हाई पे लगेंगे या तो लो पे लगेंगे। ये पहला सिग्नल होता है कि बाजार का लो बन रहा है। फिर एक दूसरी रीडिंग होती है इसमें समझने वाली, वो ये होता है कि बड़े शेयर्स पे ब्लॉक लग रहे हैं कि छोटे शेयर्स पे। अब आप देखेंगे 10 लाख शेयर लगे HDFC पे, 42 लाख शेयर लगे ITC पे। ये तो इंडेक्स के कंपोनेंट हैं।
ये तो देश की टॉप नॉच कंपनीज हैं जिस पे ब्लॉक लग रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों के दोनों ब्लॉक बाय के ही होंगे और एक अच्छे फंड्स के नाम कल आपको सामने आ जाएंगे। तो HDFC बैंक, ITC, ये एक पॉइंट मेरे को नोटिस करवाना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एडवांस डिक्लाइन, और आपको विक्स मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था। कल कुछ ने भी आपके सामने बात रखी थी कि 12.5 के ऊपर चलेगा तो ही मजबूती आएगी, कल नहीं आए। आज एडवांस डिक्लाइन देखिए, कल आपको ध्यान होगा 2-4 शेयर रह गए थे एडवांसेस के अंदर, आज 2-4 शेयर रह गए डिक्लाइंस के अंदर। ये परिवर्तन की रैली है। और एक और नीचे वेदांता पर भी एक ब्लॉक लगा है करीब 45 लाख शेयरों का। अब एक बार जरा इंडिया विक्स भी दिखा दीजिए, 4.5% करीब करीब वो नीचे आया है। ये और नीचे आना चाहिए थोड़ा सा, ताकि आपका कंफर्ट लेवल आ पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए नोटिस करा रहा हूँ। अपने वित्तीय सलाहकारों को थोड़ा उठाइए, जगाइए और उनसे बताइए अब क्या करें। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, अगर आपके कोई निजी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो तो उनसे भी ज़रूर राय लीजिएगा। प्रियंका, इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशो कल लास्ट आवर में ही सुधरती हुई दिखाई दी थी, और इंडिकेशंस थे कि आज थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट से भी आपको पार्टिसिपेशन दिखेगी। कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छे रोल ओवर्स भी हैं और वो स्ट्रेंथ लगातार इस वीक मार्केट में भी दिखा रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक कोल इंडिया भी है। एक बार कोल इंडिया को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले संतोष, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। कल आपके एब्सेंस में भी हम ये बात कर रहे थे, आपके फिगर्स मंडे को जो इंडेक्स पर लेवल थे 18,900, तब बाजार 300 पॉइंट ऊपर था और लग रहा था ग्लोबल मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ थी, शायद हम रिकवर करेंगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपने कहा था 18,900 आएगा। कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। कोल इंडिया पर इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या एक एंट्री पॉइंट इस लेवल पर ढूंढ सकते हैं, या फिर एक एप्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा? यस प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड कोल इंडिया की बात करें तो यस, कोल इंडिया ने इस मार्केट की गिरावट में ज़्यादा कोई करेक्शन दिखाया नहीं, एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, उसी में इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया कल के सेशन में। आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। नीचे जब तक ये 300 के नीचे नहीं जाता, इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ऊपर में 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको 320, 330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इस तक की बिल्कुल। और ये आप स्टॉक देखें तो 292 से लगातार चल भी रहा है, वीक मार्केट में ज़्यादा टूटा ही नहीं। ऐसे कुछ और स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में क्या ऑटो स्टॉक के हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर जैसे स्टॉक्स भी हो सकते हैं? जय, आप बताएं। TVS मोटर अच्छी चाल चली है, और इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प को भी आप देखें, ये भी ज़्यादा वीक नहीं हुए, ज़्यादा टूटे नहीं, तो क्या इन पर ड्राइव करना, इन पर राइड करना बेटर होगा? तो ऑटो सेक्टर मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है बेसिकली फेस्टिव सीजन के कारण, और ऑल्सो टेक्निकली ज्यादा कुछ यहाँ पर बिगड़ा नहीं है। TVS मोटर में पर्टिकुलरली देखे तो अभी कल के दिन में भी सपोर्ट जोन के वहां से रिट्रेस किया था 1600। ऑल्दो थोड़ा टफ रेजिस्टेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, बट एक बार अगर 1600 के पार चला गया तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है। डेली चार्ट पर मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन भी काफी था 1600 के वहां पर। तो TVS मोटर का लेवल अगर देखना हो तो 1600 के बाद हम डेफिनेटली बाय के लिए ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं 1600 को वेट करने की सलाह दे रहा हूँ। और दूसरा जो आपने बोला हीरो मोटो, तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस बना था अराउंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वहां पर, और उसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है 3140 के वहां पर चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3220 के 3420 के वहां पर ये स्टॉक आ सकता है। काफी अच्छा अपसाइड यहाँ से दिख सकता है। सो आई गेस दिस वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन हीरो मोटोकॉर्प। आई स्टैंड करेक्टेड 3240 का लेवल पे बोलने चाह रहा था। सो 3240 के वहां पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक में रैली एक आ सकती। ठीक है, हीरो मोटो, हमने ये शेयर आपको क्या खबर है सेगमेंट में बताया था, और आगे नंबर्स का इंतजार होगा। फंड्स के रडार पर भी ये शेयर है हीरो मोटो का, और वहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छे मूव्स हैं। 1% की तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस आज वायदा का ये टॉप गेनर है, नंबर्स अच्छे आए थे। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई वो भी बहुत अच्छी आई। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई, HSBC की तरफ से बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट आई है, और शेयर में देखने की 8% का उछाल है, 1950 का भाव है। इसको संतोष जरा आप चेक कीजिए। श्रीराम फाइनेंस आज थोड़ा हीटअप ज्यादा हो गया है, मौके कहां पर खोजने चाहिए, एंट्री पॉइंट क्या होगा आपके हिसाब से? ये सभी से किसी स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था और 100 डे मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन जो 1970 1975 के आसपास जो पुराना हाई था वहाँ थोड़ा पॉज ले सकता है वहाँ पे। लेकिन इन केस मार्केट के मोमेंटम में अगर 1975 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 2000 को भी क्रॉस करेगा। और अगर इन केस 1970 पे अटकता है और नीचे कूल ऑफ होता है तो फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से 1900 रुपये के आसपास देखना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर 1900 रुपये के आसपास आप बाई करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा जो करीबन 1850 के आसपास रखा है।
फाइनेंस पर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में ना आपको चौतरफा बाइंग दिखेगी और मुथूट फाइनेंस, इनफैक्ट ऐसी जो स्टॉक्स हैं, चोला इन्वेस्टमेंट, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल, अब यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स हैं 3 से 4% के आसपास के। ध्वनि, इन स्टॉक्स में कहीं और आपको मौके दिख रहे हैं? क्योंकि श्रीराम फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा चल गया है, 8% के बाद थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कहीं आपको और मौके दिख रहे हैं इस बास्केट में? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं तो M&M फाइनेंस है, उसके अंदर अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। मुथूट फाइनेंस का जो स्टॉक यहाँ पे है, उसके अंदर हमें ऑलरेडी एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो इसे आप करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में जो सपोर्ट लेवल भी नीचे की तरफ बनता है, तो स्टॉक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और RSI का भी यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो करंट लेवल से आप इसके अंदर ऐड कीजिए। इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे 1320 तक का एक स्मूथ अपमूव देखने को मिलेगा, जिसके बाद यहाँ पे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि वो 1340 तक का भी यहाँ पे एक अपमूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको जो यहाँ पे मेंटेन करना है, तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 1260 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 1260 रुपए का स्टॉप लॉस मुथूट फाइनेंस के लिए। ऑटो स्पेस की अगर हम बात करें तो जय भारत मारुति कल के घोर हम कहेंगे कि बिकवाली के बावजूद भी ये शेयर चढ़ने में कामयाब रहा और आज फिर से शुरुआती हम 5% का इसमें अपर सर्किट देख रहे हैं जय भारत मारुति के शेयर में। इसको आप अपने ना फोकस में जरूर रखिए। वीनस पाइप्स नंबर्स इसके अच्छे आए थे, हर पैरामीटर पर अच्छा जंप था और शेयर में हम 7% के आसपास का उछाल देख रहे हैं। एक बार जरा फिर से इसको चेक करते हैं। जय वीनस पाइप्स कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और क्या अभी भी लेने का मौका है इसमें? सुबह अगर सेशन नहीं खुला था तो काफी कंसोलिडेशन फेज में लग रहा था, बट वो थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था। हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दिया ये स्टॉक ने, तो अभी मुझे लग रहा है वापिस से डेफिनेटली बाइंग आ सकता है, कंटिन्यू हो सकता है ये बाइंग। और टारगेट इफ हम देखने जाए तो 1470 के वहां तक टारगेट आते हुए दिख सकेंगे ये स्टॉक पर। जो गैप था, रेजिस्टेंस था, उसको इजीली पार कर दिया और अभी दूसरा जो अभी रेजिस्टेंस आ रहा है, प्रीवियस जो कैंडल बनी थी फॉलिंग कैंडल 22 सितंबर को, उसके वहां पर अभी जाने की ट्राई कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली 1470 के लेवल तक आ सकता है आज के दिन में या इवन नेक्स्ट वीक में। मार्केट धीरे धीरे करके अब 135 पॉइंट ऊपर है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि अब हम से रेजिस्टेंस पे आ गए वापस से 19,000 वाले। एक ज़माने में, या एक ज़माना क्या मतलब कल परसों में तक सपोर्ट था ये, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको बाज़ार जल्दी से पार कर ले। 19,000 को स्क्रीन पे वापस एंजॉय करते हुए अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे लोगों को सहानुभूति भी होगी और थोड़ा फील गुड भी आएगा। 135 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 285 पॉइंट ऊपर है। आज अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी उतना दम नहीं दिखा रहा है, एथिकली थोड़ा इसको ज़्यादा दम दिखाना चाहिए था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और कुछ एक वेटेज ऑफ ऑटो कंपनीज़ का ये काफ़ी हेल्प कर रहा है निफ्टी को, तो इसलिए निफ्टी के मॉडल से थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। DCM श्रीराम, आपको ध्यान होगा कल हमने शेयर फायर करवाया था तो 900 कुछ रुपये का था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 985-86 का होगा। अब ये करीब 1000 रुपये के आसपास वापस से आ रहा है शेयर। एक नए ब्रेकआउट वाला शेयर बन रहा है। एक बार जरा चेक करेंगे अक्षय, DCM श्रीराम 1000 रुपये के आसपास वाला शेयर आज काफी अच्छा उछला है ओपनिंग ट्रेड्स में, और ये जो एरिया से उछला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है DCM श्रीराम के लिए, जो है 960 का। तो 960 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से रिकवरी इज अ पॉजिटिव साइन, और ट्रेडिंग पैरामीटर्स में 1040 से 1050 का टारगेट फिलहाल बनते हुए दिख रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग तक सीमित रखिए अपने पोजीशंस को। स्टॉप लॉस बने 960 के नीचे, 1050 तक टारगेट बनाइए। ये नेक्स्ट तक शायद आपको ये टारगेट दिखने चाहिए DCM श्रीराम में। शेयर हमने आपको कल खबर गरम वाले सेगमेंट में दिया था, मैं आपको ये सुबह दिया था क्या खबर वाले में। तो जब आशीषा ने 8वां शेयर दिया था, 9वां शेयर मेरी तरफ से था खादिम इंडिया। कल ही शेयर ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया था गिरावट में, और आज तेज़ी में फिर से स्पीड से ऊपर आ रहा है और अब इसने 400 का आंकड़ा भी पार कर लिया, 450 हो गया। हमारे पास खबर यह है कि एक प्रोप्राइटरी अकाउंट, इनफैक्ट एक नहीं 4 प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के अंदर बड़ी पोजीशंस प्लस हो रही हैं। इसके क्वार्टरली नंबर्स ठीक होंगे, मार्जिन्स वगैरह ठीक आएंगे, और फेस्टिवल के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में विंटर्स काफ़ी पड़ती हैं, खादिम को उसका बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा आएगा। एक बार जैब इसको चेक कीजिए। कल भी शायद मैंने आपसे पता किया था, भगवान जाने किससे पता किया था, बट पता किया था तो शेयर कल भी हमको पता लगा था ठीक है। ज़रा चेक कीजिए, 5.5 हो गया,
सो डिम्पी जी, मुझे आशंका थी आप मुझे ये स्टॉक के लिए पूछोगे। कल भी आपने पूछा था नवरत्न शेयर्स में, नोवा शेयर्स आपने खादिम का दिया था, और ये स्टॉक डेफिनेटली मंथली चार्ट पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। थोड़ा लंबा होराइजन रखे तो लाइक टारगेट भी थोड़ा लंबा है, 487 का मुझे आते हुए दिख रहा है। थोड़ा बीच में हिकअप्स डेफिनेटली आएंगे, नो डाउट, बट 487 भाव आते हुए मुझे खादिम इंडिया पर डेफिनेटली दिख रहा है। और डेली चार्ट पर देखे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अभी 400 का लेवल पार किया, वो काफी अच्छा मुझे बुलिशनेस लग रही है। साइकोलॉजिकल लेवल था और ऐसे मार्केट में ये स्टॉक ने पार किया, तो डेफिनेटली यहाँ से हम नई पोजीशन लेनी हो तो ले सकते हैं। अराउंड 390 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट रखेंगे 425 का, और इफ किसी का लंबा टारगेट है स्टॉप लॉस भी 470 का रख के 370 का रख के 487 के टारगेट के लिए खादिम इंडिया को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शेयर में आप इंडाइसिस में आपको फिर से दर्शन कराता हूँ। 19,000 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, काफ़ी सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये हाथ मिलता की रेंज भी है। टिपिकली 150 पॉइंट की आज गैप अप हुआ है, यानी कि खुले थे हम 70-80 पॉइंट, ऑलमोस्ट वहाँ से हम डबल हो गए हैं। अब आप 19,000 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 143 पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रॉफिट्स बुक करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भर भर के लो। मेरा कहने का मतलब है कि बाज़ार को सेटल होने के लिए आज का दिन से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। सारे पैरामीटर फिक्स थे और ये बात बता रहे थे कि पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आ रहा है। ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट मी, आपको नवंबर सीरीज़ के अंदर अंदर ही वापस 20,000 भी दिखने की कैपेसिटी रखता है। बाज़ार को इतना दम आया है इस बार जो सीरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र लेके आया है। ये लेट इट बी, देखते हैं, चेक करते हैं। फिलहाल तो अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। आगे बढ़ते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र 275 के आसपास आ गया है। ये कल इसके नंबर्स आए थे। ये शेयर 200-300 वाली रेंज से टूट के वापस नीचे आया शेयर है। क्या वापस 300 जाएगा? एक बार ध्वनि आप चेक कीजिए तो, चंबल फर्टिलाइज़र 300 जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे कोई जवाब चाहिए। बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर का अगर हम स्टॉक देखते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली एक डाउनवर्ड यहाँ पे अपना ट्रेंड बनाया हुआ है, बट ऑप्शन का डेटा सजेस्ट करता है कि 270 के पास यहाँ पे पुट ऑप्शन में अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है, तो वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ से अपमूव मिलेगा, बट 300 तक का अपमूव नहीं, बट जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे 285 तक का एक फर्स्ट टारगेट लेके चलिए। नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो 270 का मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये तो चंबल फर्टिलाइजर पर बात है। आज श्रीराम फाइनेंस पे नंबर्स के बाद, अच्छी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स के बाद 9% का जंप है। तो क्या ये रब ऑफ कहीं ना कहीं अब अपॉर्चुनिटीज क्या इसी स्पेस में दूसरे काउंटर से ढूंढनी चाहिए? एमएनएम फाइनेंस आज इनफैक्ट फाइनेंस के आप देखिए, एलएनटी फाइनेंस जैसे काउंटर्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग सेक्टर के भी, सीवी साइकिल के, सीवी फाइनेंसेस के भी, सब में अच्छी मूव है। और एमएनएम फाइनेंस वो काउंटर है जिसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन की एक रेंज दिख चुकी है। क्या एमएनएम फाइनेंस जो आज 4-4.5% तेजी के साथ है, एक बड़ा हैमरिंग इसमें हो चुकी है ऑलरेडी संतोष, क्या अब फर्दर अपसाइड के लिए इन लेवल्स पर आप प्लस करेंगे या अब भी एक साइडवेज स्टॉक है ये? मेरी रेडार पर तीनों ही स्टॉक है। एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम के बाद में एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और इंडसइंड बैंक, तीनों में ही एक सीवी फाइनेंस के स्टॉक्स है। तो इस स्टॉक में भी एक करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक आज बॉटम आउट हो रहा है। इमीडिएटली मुझे 285 का टारगेट नजर आता है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। 285 क्रॉस करता है तो 290-295 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो एज अ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 275। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो एमएनएम फाइनेंस पर बात हुई जहां पर आपको एक व्यू बनाना चाहिए, लेकिन जो दूसरे काउंटर्स तेजी से, क्योंकि गिरे जितनी तेजी के साथ थे, क्या उसी स्पीड के साथ इनमें रिकवरी प्ले भी हो सकता है? निफ्टी के टॉप लूजर्स में से अगर आप बात करें तो उसमें डिवीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो इस पूरी मूव में गिरावट आई थी वो थी यूपीएल पर, 10% लगभग गिरा, और इनफैक्ट 620-630 के आसपास से गिरते गिरते 560 के पास पहुंचा। बहुत ही स्लो रिकवरी अब भी है। इसमें ओवरसीज हेडविंड्स तो क्लियरली है। अभिषेक अगर हमारे साथ हैं, अभिषेक, यूपीएल जैसे काउंटर्स, क्योंकि ऑफकोर्स एग्री केम स्पेस, और इनके लिए तो ओवरसीज हेडविंड भी बहुत सारी है, भले ही बहुत चीप हो गया हो ये निफ्टी का काउंटर, लेकिन इस पर क्या व्यू बनाना चाहिए? जो लोग इसमें हैं वो अभी भी होल्ड करें या फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएं स्टॉक्स लाइक कोरोमंडल में, या फिर दूसरे स्पेशलिटी केमिकल में, या फिर पूरा स्पेस अवॉइड करें? सर मैम, मेरा व्यू ये है कि ये एक स्पेस है जिसमें आप डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आप चंबल के नंबर्स देखेंगे कल, तो चंबल के नंबर, रैलिस के नंबर देखेंगे तो रैलिस की कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी,
और चंबल के अभी तक नंबर नहीं आए हैं, सॉरी। बट मेरे को लगता है ये सब कंपनीज वगैरह आज की तारीख में बॉटम अप बन रही हैं राइट नाउ। यहाँ से हो सकता है ये क्वार्टर खराब रहे सम कंपनीज का, बिकॉज इन्वेंट्री क्लीन अप का जो प्रोसेस है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। बट उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो काफी अच्छा होगा। और जैसे ही इन्वेंट्री क्लीन अप होगा आप देखेंगे डीलर इन्वेंट्री विल स्टार्टेड पिकिंग अप, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज के लिए। मेरे को लगता है यूपीएल हो, आप अगर लेके रखा हुआ तो ये लेवल पे तो मैं सेल करने को नहीं बोलूंगा। मेरा तो ये व्यू है कि अगर रिजल्ट में थोड़ी सी वीकनेस आए और आपको वो मिले तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यूपीएल ग्लोबल प्लेयर है। और आप यूपीएल में अगर आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ एलनिनो है, वैसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर में लानीना करके ट्रेंड चल रहा है, तो उसके कारण से बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। तो व्यू यही है कि अगर आपको इसमें लेके रखना है तो डेफिनेटली लेके रखना चाहिए, और ये स्टॉक डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अट्रैक्टिव जोन पे तो लगता है, बिल्कुल ग्लोबल प्लेयर तो हैं। और एलिस की आप कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने भी ग्लोबल हेडविंड्स की बात तो की ही थी इसमें अभिषेक, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक की बात कर रहे हैं और आप पोर्टफोलियो स्टॉक की बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स और कुछ स्टॉक्स हम देख भी रहे हैं जहां पर आज अच्छी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट जो एक्सप्रेस स्टॉक्स हैं आज दिन के, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें से चलिए एक अपोलो हॉस्पिटल को ही डिस्कस कर लेते हैं फिर से आज, क्योंकि ये तो रिकवरी प्ले भी है आज। अक्षय, अपोलो हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक काउंटर्स हो, मूव इन में स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई और मिड कैप स्पेस से आपके पास कोई रडार पे स्टॉक आ रहा हो जो यहाँ आप प्लस करेंगे रिकवरी प्ले के लिए? मैडम मेरे को अच्छा। जी नहीं, अक्षय से सवाल है जी। अभिषेक, अपोलो हॉस्पिटल ही ठीक लग रहा है मुझे। ये टेक्निकल सपोर्ट से आज स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करा है। 4740 का रेट से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। काफी पिटा हुआ शेयर है और इसमें जो डेरिवेटिव्स में डेटा है वो सपोर्ट कर रही है लॉन्ग एडिशंस की। तो यहाँ पे काफी रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा ट्रेड बन रहा है। 4725 का आप स्टॉप लॉस बनाइए ट्रेड में। रिकवरी में आपको 5000 से 5050 तक टारगेट दिख जाएंगे। शॉर्ट टर्म के टारगेट से तो ट्रेडिंग काउंटर है, ट्रेडिंग पिक पैरामीटर्स पे सब बाय टिक ऑफ है, तो बाय करने की सलाह रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स में। अगले हफ्ते तक आप शायद 5000 प्लस के टारगेट्स आपको अपोलो हॉस्पिटल में दिख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल 1.5% के आसपास की मजबूती, और आज यहां पर 4832 के भाव दिख रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को विकल्प देने के लिहाज से सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई हाई रिस्क कैटेगरी का प्रस्ताव रखा है। इसको लेकर सेबी ने एमफी को चिट्ठी लिखकर राय मांगी है। डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, अगर सूत्रों की माने तो मार्केट रेगुलेटर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स पर विचार कर रहा है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि एक चिट्ठी लिखी गई है इंडस्ट्री बॉडी एमफी को, और यहां पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इंडस्ट्री से कि अगर ये प्रपोजल लेके आते हैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई लिमिट होगी क्या। तो ये सारे सवालों पर इंडस्ट्री एक बार विचार करेगा और वापस सेबी को जवाब भेजेगा। हम यहाँ पे एक चीज एकदम साफ कर दें कि अभी जो ये प्रपोजल है वो कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जब भी सेबी कोई भी तरीके का रेगुलेशन लेके आता है तो एक फॉर्मल कंसल्टेशन पेपर होता है और उसके बाद ही रेगुलेशन होता है। यहां पर आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि इस प्रपोजल पे काम किया जाए या नहीं, यानी कि ये सिर्फ एक पहला कदम है। उसको से भी चेक कर रहा है कि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड को लाने से क्या असर पड़ेगा, ये सिर्फ इंडस्ट्री से अभी चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही किसी भी तरीके के रेगुलेशन पर विचार किया जाएगा। जो रूपरेखा है वो यही होगी कि जो निवेशक इस तरीके का जोखिम उठा सकते हैं, मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला, वो अक्सर क्या करते हैं कि किसी अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड या कोई पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हैं। तो अब सेबी चाहता है कि वो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड के पास जाएं और म्यूचुअल फंड्स अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज,
जो स्मॉल कैप्स हुए, माइक्रो कैप्स हुए, उनमें वो निवेश कर पाए। और ये बात जरूर साफ होगी कि ये सिर्फ जोखिम उठा पाने वाले निवेशकों के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है, यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई एक इन्वेस्टमेंट लिमिट भी होगी, लेकिन अभी ये कोई फाइनल कंसल्टेशन पेपर नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्री से अभी पूछा गया है और इंडस्ट्री को इस पे जवाब देना है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो ये थोड़ा सा ना दिलचस्प है मामला, क्योंकि हम ही मान के चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में भी जो प्योर इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स 100% वाले, वो तो ऑलरेडी हाई रिस्क हैं। अब इसमें किस तरह के मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, इसको लेकर अभी कंसल्टेशन पेपर तो नहीं आया है। एमफी के साथ राय मशवरा होगा, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे ज़रा इस बारे में पूछा जाएगा और उसके बाद इसको लेकर कोई नियम और उसके बाद इस तरह की कैटेगरी बनाई जाएगी, हाई रिस्क, यानी कि अभी जो रिस्क है उससे भी ज़्यादा रिस्क। खैर, आगे बढ़ेंगे और अब आपको ये बताएंगे कि थोड़ा कम रिस्क लेकर और थोड़े कम पैसे लगाकर आपको प्रॉफिट कहां पर होगा, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत हमारे साथ हैं। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। बताइए आज कहां पर ट्रेड करने की आप सलाह दे रही हैं? जी, मेरा ध्यान अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1700 का कॉल, 1700 का कॉल जो रफली 26-27 रुपीज में भी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे टारगेट सब 39 एंड 44 है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की पुट खरीदनी है, यानी कि इसको लेकर मंदी को लेकर थोड़ा बुलिश होना है। 23 रुपये पर ख़रीदना है, लक्ष्य 35 से 44 का, स्टॉप लॉस 16 का, अधिकतम मुनाफा 11,000 और अधिकतम नुकसान 3,000 रुपये। तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के लिहाज से भी आकर्षक, मतलब कि 3,000 का नुकसान, 11,000 का मुनाफा, ऑलमोस्ट 4 गुने के आसपास का फ़र्क है। शिल्पा, एक आप ज़रा क्लैरिटी दे दीजिए। शेयर ऊपर दिख रहा है, 2% ऊपर है, तो क्या पुट की ही रणनीति है या फिर आपने कॉल सजेस्ट की है? कॉल एक्चुअली 1700 का कॉल है वो। शिल्पा, ये 1700 का कॉल है। ओके, वही हम सोच रहे थे कि आखिर करेक्ट, ठीक है, उसको हम करेक्शन करवाते हैं। 1700 की कॉल खरीदनी है 23 रुपये पर, बस यही बदलाव है और कुछ नहीं। बुलिश व्यू है। भाव आप देखिए, भाव के साथ अगर आप समझेंगे तो भावनाएं आपको समझ में आ जाएंगी। 2% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, 1700 की कॉल खरीदनी है 23 पर, लक्ष्य 35 से 44, स्टॉप लॉस 16 का, अधिकतम मुनाफा 11,000 और अधिकतम नुकसान 3,000 रुपये का। ये शिल्पा की तरफ से एक बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटजी। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने के लिए। एक जरा राय लेंगे स्टॉक्स की, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो कोलगेट को लेकर नंबर्स आज इसके आए थे। 1.5% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, कमज़ोर है, बाजार ठीक है। अक्षय, कोलगेट यहां से आपको लगता है कि कुछ अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं? क्या शेयर आपको और गिरता हुआ दिख रहा है या फिर थोड़े रिकवरी अटेम्प्ट करेगा? सुबह 2045 पे था इसके रिजल्ट, मार्केट खुलने के पहले हमने 1960 1970 पे लेने की राय मेंटेन की है और जिस तरह से आज ओपन करा है थोड़ा नेगेटिव ट्रेड्स दिखने को मिल रहा है, वही राय के साथ मैं वापस 1960 के लेवल के ही बाय की रिकमेंडेशन रखूंगा। डिप मिल सकता है रिजल्ट के बाद, जो एक्टिविटी देखने को मिला है, मुनाफा वसूली थोड़ा देखने को मिल रहा है, स्टॉक में अनवाइंडिंग पोजीशंस है, तो 1960 रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से सही एंट्री रहेगा। तो आप वेट एंड वॉच पे रखिए। 1960 1950 के एरिया में एक्यूमुलेट करना है, स्टॉप लॉस 1940 तक बनाना है, वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिलेगा जो आपको 2080 से 2090 तक टारगेट बना के देगा। ये सलाह, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि टेलीकॉम कंपनियों का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इवेंट है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। 3 दिनों का इवेंट होगा और उसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी मौके पर पहुंच गए। 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की आज शुरुआत हो रही है, उसका उद्घाटन करते हैं। उसके पवेलियन में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं। तो इस इवेंट पर भी हमारी नज़र रहेगी। एक बहुत ही
ग्रैंड इवेंट है और रिटेना और स्वदेश की मौजूदगी वहाँ पर होगी। वहाँ से जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपके लिए हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी का ये इवेंट है, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं और इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज, तमाम धुरंधर वहाँ पर मौजूद होंगे। दिल्ली में इवेंट चल रहा है जहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज, इनोवेशन, नेटवर्किंग को लेकर तमाम बातें होंगी और वहाँ से जो अपडेट्स आएंगी वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। बाजार की तेज़ी और बढ़ गई है, देखिए आपको अच्छा लगेगा। मतलब कि कल के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो 200 अंकों की रिकवरी। निफ्टी इस वक्त 161-162 अंक ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है और अब बिल्कुल भरोसे के साथ हम देख रहे हैं कि 19,000 के ऊपर के आंकड़े इस वक्त हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी पर एक जरा ट्रेड लेते हैं संतोष, इस लेवल को देखकर, क्योंकि 162 अंक ऊपर है निफ्टी, क्या कोई फ्रेश ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे या फिर किसी और लेवल का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आपका कन्विक्शन आएगा? संतोष, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या सॉरी अभिषेक, सो 19,000 के ऊपर निकला है तो मुझे लगता है कि 200 पॉइंट का और मूवमेंट बचा है ऊपर में, तो 19,200 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आप 18,950 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 19,200। उस 19,200 के बाद हम देखेंगे कि पुल बैक कितना सस्टेनेबल है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 200 पॉइंट की अपसाइड बची है निफ्टी में। 200 पॉइंट की और अपसाइड यानी 19,000 के पार, 19,200 पर। तो ये बात तो कल भी हम कर रहे थे कि बाजार थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन एक बार में नीचे नहीं आएगा, एक पुल बैक आएगा। ये पुल बैक आप इस वक्त देख भी रहे हैं और यहाँ से और पुल बैक को जिन्हें प्ले करना है वो 200 पॉइंट्स की इंडेक्स के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज मारुति के नंबर्स आने हैं, ऑलरेडी 1-1.5% तेज है काउंटर। अक्षय, मारुति में ऑलरेडी नंबर्स का प्ले कहाँ कितने हद तक है? किस तरह की इस वक्त एफएनओ में पोजिशनिंग दिख रही है मारुति में? 1.5% की तेज़ी ऑलरेडी है, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, बट ऑफकोर्स जब प्राइस हाइक हुए हैं, लॉन्चेस की बात हुई है तो स्टॉक ने फैक्टर इन भी किया है। कितना अर्निंग्स का और प्ले आउट रह सकता है प्राइस में? जी, ऑप्शंस का जो डेटा दिख रहा है मुझे बिफोर रिजल्ट्स, 10,000 के पुट में काफी एक्टिविटी है और 11,000 के कॉल में काफी एक्टिविटी है। हम बीच के स्तर पे है जो है करीबन 10,560। तो मेरा मानना है कि ये एक नॉन इवेंट होगा मोस्टली पोस्ट रिजल्ट्स, जहाँ पे एक रेंज में सीमित रह सकता है मारुति। और अगर आप चार्ट में प्राइस एक्शन भी देखें तो मोर और लेस एक रेंज में सीमित है मारुति। 10,200 का बेस है, 10,800 का रेजिस्टेंस है। पोस्ट रिजल्ट्स हालांकि जो जिस तरह से थोड़ा ऑप्शंस का डेटा में माइक्रोस्कोपिक डेटा देखूं तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, करीबन 10,650 या 10,700। तो वहां तक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो 100-150 रुपए की तेजी आप खेलना चाहते हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के आप बाय कीजिए, वरना ऑप्शन के जरिए आप पार्टिसिपेट करें तो कॉल और पुट जो है ट्रेडिशनल शॉर्ट स्ट्रैंगल जिसे कहते हैं वो बेचने की स्ट्रेटेजी में रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो सेम कॉल और सेम पुट, तो कौन सी होगी वो कॉल अगर ऑप्शंस के जरिए इस पे कोई ट्रेड करता है तो? जी, 10,000 की पुट आपको बेचनी होगी नवंबर सीरीज के लिए और 11,000 का कॉल बेचना होगा। अगर ये अगले 10 दिन भी यही रेंज में सीमित रहती है तो प्रीमियम डिप्रिसिएशन का प्रॉफिट आपको मिल सकता है इसमें। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई मारुति की, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आप देखें तो यहाँ तेजी बड़ी भी थी। टेक महिंद्रा में भी रिकवरी प्ले इस वक्त दिख रहा है, लेकिन बड़ी हैमरिंग हुई है, उसके बाद सिर्फ 0.5% ही बढ़ा है। अगर आप देखें संतोष, जितने भी सेक्टर्स थे उसमें सबसे जो नीचे की RSI थी, यानी सबसे ओवरसोल्ड जोन में आपको IT के ही काउंटर्स दिख रहे थे। तो वहाँ से अगर बाउंस बैक के रिकवरी ट्रेड ढूंढने हो IT पैक से, और मिड कैप IT ज़्यादा गिरे नहीं, लार्ज कैप IT की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन सा स्टॉक सबसे फेवरेबल लगता है इस वक्त? देखो तो परसिस्टेंट जैसे स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप IT की बात करें तो मुझे LTIM अच्छा लगता है, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे, स्टॉक ने नतीजों के बाद अच्छा रैली भी किया था, अभी पिछले 2 दिन में अच्छा करेक्ट हुआ था और अब फिर से सपोर्ट के आसपास है, 5100 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे नजर रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 5100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 5250, 5300 एक रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे 5300 निकालेगा हमको एक 5450, 5500 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट की बात हो रही थी तो ध्वनि की आज के पहले ट्रेड में शामिल था। ध्वनि, आपका परसिस्टेंट का आज पहली कॉल थी ना, आपने आते पहले परसिस्टेंट बताया, टारगेट हो गया होगा आपका तो? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे परसिस्टेंट का हमारा जो टारगेट था 6100 का वो अचीव हो चुका है। स्टॉक के अंदर और भी एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप इसको पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 to
70 तक का इसके अंदर नेक्स्ट अप ओके, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स पता कर लेते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद एक उषा मार्ट नाम की कंपनी है, उषा मार्ट, उसमें करीब 1 2 3 5 करीब 3.5 लाख शेयरों का एक वॉल्यूम है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3.5 लाख, 8.5% ऊपर है। एक बार इसको चेक करेंगे अक्षय आप, कुछ हुआ है क्या इम्पोर्टेंट? मैं तो चार्ट अभी देख नहीं पाया, आप जरा देख के बताइए तो। जी ये गए हाफ एन आवर में काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। 280 से 300 तक उछला है। कोई न्यूज आया रहेगा शायद, अभी तक मेरे ध्यान में नहीं है न्यूज, पर अगर आप चार्ट को देखें तो एक हेड एंड शोल्डर का कुछ दिनों पहले एक बेरिश डेवलपमेंट हुआ था, तो ये एक रिकवरी वाला अटेम्प्ट है। तो ओवरऑल जो पैटर्न है ब्रॉडर स्तर पे ये अभी भी बेरिश ही है। ये आपको जो रिकवरी है शायद 320 तक मिले ऊपर में, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि कोई फ्रेश बड़ी तेजी ना करे, ये मोमेंटम वाला है। न्यूज देख ले एक बार क्या है इसके पीछे, तो शायद आपको 310 तक ऊपर में उछाल मिले। कोई ट्रेड्स पोजीशंस फंसे रहेंगे इसमें, तो मैं कहूंगा 310 के आसपास आप इसे एग्जिट करने के लिए देखें। नए ट्रेड की मैं इसमें फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दूंगा एट द करंट रेट। उनके ऊपर भी कन्विक्शन नहीं है। ये बात सच है कि शेयर थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, 200 दिनों की एवरेज सपोर्ट से थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन एक दिन इसको दे दीजिए। कई बार शेयर्स फॉल्स भी दिखाते हैं इस तरह के मोमेंटम को, इसलिए थोड़ा रुक जाइएगा। ठीक है, जय पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धोनी आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज आपके शेयर्स और आपका आज के ट्रेडिंग कॉल्स के लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।